this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो इंडियन इको की हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था हमारा चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट, वन शॉट में कवर करा था। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 है एम्प्लॉयमेंट। अगेन ये एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे, वो भी काफी डिटेल में, मतलब सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ स्किप नहीं करने वाले हैं। आपकी बुक के अंदर जो साइड में बॉक्सेस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा देखो, जितने भी नोट्स है सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगिड। तो नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हो। हम लोगों ने हमारा मैक्रो का कोर्स पूरा कवर कर लिया, BST के अंदर चैप्टर नंबर 1 to 10 कवर कर लिया, इंडियन के भी सिर्फ 3 चैप्टर्स रहते हैं। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। शुरू करें। तो देखो, चैप्टर का क्या नाम है? एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई वर्कर क्या होता है। चैप्टर की शुरुआत ही किससे होती है? वर्कर से होती है। वर्कर क्या होता है? देखो, वर्कर मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो किसी ना किसी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड है। कोई भी वो पर्सन जो कोई ना कोई काम कर रहा है, यानी कि सिंपल सा ये समझ लो, कोई भी ऐसा इंसान जो पैसा कमा रहा है, जो अर्न कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे कंट्री के GDP के अंदर उसका एक कंट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कर रहा है, वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं कुछ ना कुछ तो अर्न करती होंगी ना, एड्स के थ्रू ही अर्न करती हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं अर्न करती हूँ ना। मैं क्या हूँ? एक वर्कर हूँ। एक डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक में चाहे सर्विस दे रहा है, चाहे हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहा है, कुछ ना कुछ कमाता होगा, वर्कर है। एक फार्मर है जो बहुत कुछ उगाता है, वो भी कंट्री के GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वर्कर है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मजदूर काम करते हैं वो भी कंट्री के GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी कौन है? वर्कर है। तो वर्कर मतलब सिंपल सा है, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा पर्सन जो हमारी कंट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी ना किसी चीज का वो प्रोडक्शन करता है, वो वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे कंट्री के GDP में उसका कंट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ वो कमा रहा है ना, उस इंसान को हम लोग क्या बोल देते हैं? वर्कर बोल देते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, एक हाउसवाइफ है, बहुत पढ़ी लिखी है, MBA करा है, CA वगैरह करा है, बट वो कंट्री के अंदर अर्न नहीं करती। हालांकि वो सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक काम करती है घर का, लेकिन वो कंट्री के GDP में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो अर्न नहीं कर रही हैं, तो उन हाउसवाइफ को हम वर्कर में काउंट नहीं करेंगे। वर्कर के लिए क्या जरूरी है? पर्सन का अर्न करना जरूरी है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो ये शेफ हो गया हमारा, डॉक्टर हो गई हमारा, कोई भी वर्कर ले लो, मैनेजर ले लो, पेंटर ले लो, टीचर ले लो, वेटर ले लो, हर कोई क्या कहलाता है? वर्कर कहलाता है। समझ में आया वर्कर होता क्या है? अब देखो, ये जो वर्कर्स होते हैं ना, इन वर्कर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। कौन से वर्कर्स? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। वहीं दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, वो इंसान जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसने खुद ही खुद को काम दे दिया, वो किसी और के यहाँ काम नहीं कर रहा, उसने खुद ही खुद को काम दे दिया, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। मैं एक टीचर हूं, मैं किसी स्कूल में ना पढ़ा के मैं खुद ही खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूं, तो मैंने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया ना, मैं क्या हूं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हूं। एक व्यक्ति है जिनका खुद का बिजनेस है, खुद का कोई फर्नीचर बिजनेस है, क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। आपके घर के बाहर जो राशन शॉप्स है, जो ग्रोसरी वाली शॉप्स है, तो उन अंकल ने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे ना, वो कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। या फिर ये समझ लो, एक CA है, एक डॉक्टर है, जो कहीं जॉब नहीं कर रहे, खुद अपने ही यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद अपनी जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, जिन्होंने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। तो वो लोग जो खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हमारे घर के बाहर जो ग्रोसरी शॉप्स है, कोई अपना फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, किसी की साड़ी की दुकान है, किसी का मेडिकल शॉप है, खुद का अगर कोई काम करे, चाहे कोई प्रोफेशन ही सही, एक CA खुद के यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, एक डॉक्टर खुद के क्लिनिक में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, एक टीचर खुद के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है, ये लोग क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं। इन्हें किसी और
और से कोई सैलरी नहीं मिल रही, इन्हें किसी और से कोई वेजेस नहीं मिल रही, ये जो कमाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनका प्रॉफिट बोलते हैं। समझ में आ गया? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन होते हैं? जो खुद ही खुद को क्या दे देते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा डॉक्टर जो खुद के क्लिनिक में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है। वहीं दूसरी कैटेगरी में हमारे पास में आते हैं हायर्ड वर्कर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे वर्कर्स जिनको किसी ने हायर करा है, जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं खुद के इंस्टीट्यूट में ना पढ़ा के किसी स्कूल में पढ़ाती हूँ तो स्कूल ने मुझे हायर करा है ना, तब मैं क्या कहलाऊंगी, एक हायर्ड वर्कर कहलाऊंगी। वहीं एक डॉक्टर खुद के क्लिनिक में पेशेंट्स को ट्रीट ना करके बल्कि हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स को ट्रीट करे, तो वो हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है ना, वो क्या है, हायर्ड वर्कर है। तो वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग प्रॉफिट्स नहीं कमाते, ऐसे लोगों को बदले में मिलती है सैलरी या फिर वेजेस अपनी सर्विसेज के लिए। अगर आप कोई स्किल्ड काम कर रहे हो, आपकी जॉब फॉर्मल सेक्टर में है, आप कोई स्किल्ड काम कर रहे हो, ऑफिस वाला काम कर रहे हो, तो आपको जो पैसा मिलता है क्या कहलाता है, सैलरी कहलाता है। अगर आप कोई अनस्किल्ड काम कर रहे हो, आप किसी के यहाँ पर मजदूरी कर रहे हो, एक फर्नीचर शॉप है उसके अंदर अगर कोई पर्सन एक कारपेंटर का काम कर रहा है, तो अगर आप एक अनस्किल्ड काम कर रहे हो, सेमी स्किल्ड काम कर रहे हो, तो पर्सन को जो पैसा मिलता है उसे हम वेजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हायर्ड वर्कर्स। क्लियर हो गया? तो वर्कर्स दो तरह के होते हैं। अगर आपने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दिया है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो। वहीं अगर आप किसी के यहां पर काम कर रहे हो, चाहे आप कैसा भी काम करो, अगला पर्सन आपको सैलरी और वेजेस देगा, आप क्या कहलाओगे, हायर्ड वर्कर कहलाओगे। क्लियर है? अब देखो, ये जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं, इन हायर्ड वर्कर्स को हम फर्दर दो और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हायर्ड वर्कर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स, दूसरे कौन से होते हैं, रेगुलर वर्कर्स। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल मतलब वो चीज जो कभी कभी होती है। स्कूल में नॉर्मली आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, किसी दिन घर के कपड़े पहन जाते हो, वो जो घर वाले कपड़े हैं, तो क्या बोलते हो, आज हम कैजुअल्स में आए, क्योंकि वो चीज क्या हो रही है, कभी कभी हो रही है। तो कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं मजदूर वगैरह जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, रोड्स बनवाते हैं, डैम्स वगैरह बनवाते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनवाते हैं, तब मजदूर आते हैं। ये कौन है, कैजुअल वर्कर्स हैं। एक फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर शॉप के ओनर ने जिन कारपेंटर्स को हायर कर रखा है, जिन पेंटर्स को हायर कर रखा है, पॉलिश करने वालों को, वो लोग कौन है, कैजुअल वर्कर्स हैं। तो जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना, वो डेली वेजर्स होते हैं। इमेज देख लो, डेली वेजर्स हैं। डेली वेजर्स मतलब इन्हें डेली के हिसाब से पैसा मिलता है। अगर आज जाएंगे तो आज की तनख्वाह मिलेगी, कल नहीं जाएंगे तो कल की तनख्वाह कट जाएगी। इसे बोलते हैं हाजिरी के हिसाब से पैसा मिल रहा है। आज आओगे तो पैसा मिलेगा, कल नहीं आए तो कल पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो वर्कर्स होते हैं, ये रेगुलर वर्कर्स नहीं होते, इन्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो हर तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं ना, कि भाई ये सिक लीव मिल गई, ये कैजुअल लीव मिल गई, ये पेड लीव मिल गई, आपको पेंशन भी मिलेगी, पीएफ का पैसा वगैरह भी मिलेगा। इन वर्कर्स को किसी तरह के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। इन्हें कोई पीएफ का पैसा नहीं मिलता, कोई प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिलता, इनके लिए कोई पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हाजिरी वाले वर्कर्स है, आज गए तो पैसा मिला, कल नहीं जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल सा एग्जांपल है, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वर्कर्स काम करते हैं वो किस में आ जाते हैं, कैजुअल वर्कर्स के अंदर। आ तो हायर्ड वर्कर्स के अंदर ही रहे, किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डेली वेजर्स है, परमानेंट पेरोल पर नहीं है, परमानेंट वर्कर्स नहीं है। और मैंने क्या बताया, ये कैसा काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड काम कर रहे हैं। तो इन्हें क्या मिलती है, इन्हें जो पैसा मिलता है उसे बोला जाता है वेजेस। वहीं हायर्ड वर्कर्स में दूसरी कैटेगरी कौन सी है, रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स मतलब वो वर्कर्स जो परमानेंट पेरोल पर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीए है जो बैंक में काम कर रहा है, या फिर एक एमबीए है जो किसी एमएनसी में काम कर रहा है, या फिर एक आईटी इंजीनियर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है। ये परमानेंट पेरोल पर होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह ये परमानेंट पेरोल पर होते हैं, इनकी जॉब परमानेंट होती है। इन्हें मंथली पैसा मिलता है, डे के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा कि आज आओगे तो पैसा मिलेगा, कल नहीं आओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। इनका पूरा साल भर का पैकेज होता है और इन्हें हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, हर तरह के फायदे मिलते हैं। सिक लीव अलग होती है, पेड लीव अलग होती है, कैजुअल लीव्स अलग होती है। इन्हें प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है, अलग से भी पैसा मिलता है, सैलरी के अलावा भी पीएफ का पैसा मिलता है, इन्हें पेंशन भी मिलती है। इन वर्कर्स को बोला जाता है रेगुलर वर्कर। फॉर एग्जांपल बैंक में जो एक सीए काम कर रहा है वो क्या है, रेगुलर वर्कर है। तो इमेज देखकर समझ जाओगे, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं कैजुअल वर्कर्स हैं, ये जो बैंक वगैरह
में या फिर एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, ऑफिसेस वगैरह में काम करते हैं, ये रेगुलर वर्कर्स हैं। इन्हें जो पैसा मिलता है उस पैसे को हम लोग क्या बोल देते हैं? सैलरी बोल देते हैं। समझ में आया? तो दो तरह के वर्कर्स होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, एक होते हैं हायर्ड वर्कर्स जो किसके लिए काम करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं। और हायर्ड वर्कर्स की भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, कैजुअल वर्कर्स यानी कि डेली वेजरर्स और रेगुलर वर्कर्स जो परमानेंट पेरोल पर होते हैं, जो ऑफिसेस वगैरह के अंदर काम करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? आगे देखो बात आती है लेबर सप्लाई क्या होता है, लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पार्टिसिपेशन रेट क्या है। 5 टर्म्स हैं, इन पांचों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन बता देती हूँ क्या बनता है। एक तो लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में, इन दोनों में डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी, वो फॉर्मूलाज अच्छे से देखना, आपसे एमसीक्यूज के अंदर फॉर्मूलाज पूछे जाएंगे। 4 फॉर्मूला गिवन होंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कौन सा फॉर्मूला सही है। पार्टिसिपेशन रेट के 4 फॉर्मूलाज गिवन होंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है। तो ध्यान से देखना लेबर सप्लाई लेबर फोर्स में क्या डिफरेंस है, और सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लेना, हो सके तो कमेंट्स में भी लिख देना। देखो सबसे पहले बात करते हैं लेबर सप्लाई क्या होता है। कंफ्यूज मत होना, लेबर सप्लाई क्या होता है। देखो लेबर सप्लाई का मतलब है लेबर को जो पैसा दिया जा रहा है, वर्कर को जो वेजेस दी जा रही है, उसे जो वेज रेट दी जा रही है, उस वेज रेट पर हमारा वर्कर कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है, उसे हम लोग बोलते हैं लेबर सप्लाई। क्या समझे? वर्कर को जो पैसा दिया जा रहा है, उसे जो वेजेस दी जा रही है, उस वेजेस पर वो बंदा कितने घंटे हमें काम करके देगा, वो हमें कितने आवर्स की लेबर ऑफर कर रहा है, वो हमारे लिए कितने घंटे काम करेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई बोलते हैं। देखो हर लेबर का अलग अलग होता है। कोई पर्सन 8 घंटे काम करता है एक दिन में, कोई पर्सन एक दिन में 10 घंटे भी काम कर सकता है, कोई पर्सन हो सकता है एक दिन में सिर्फ 6 घंटे ही काम करे। तो आप जो अपनी लेबर को वेजेस दे रहे हो, वो उन वेजेस पर आपके लिए कितने घंटे काम करने को तैयार हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई। क्या कहते हैं? लेबर सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी बंदे की कैपेसिटी है कि वो 10 दिन काम कर सकता है, 10 दिन क्या बोल रही हूं मैं, 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन आप जो उसे सैलरी दे रहे हो ना, आप उसे 25,000 सैलरी दे रहे हो। इस 25,000 की सैलरी पर वो बोलता है कि भाई मैं तो 8 घंटे ही काम करूंगा। ये क्या है? लेबर सप्लाई है। तो देखो लेबर सप्लाई कैसे निकालते हैं। मैंने कहा मान लो कंट्री के अंदर 10,000 वर्कर्स है। कितने वर्कर्स हैं? 10,000 वर्कर्स हैं। अब हर वर्कर का अलग है, कुछ वर्कर्स 10 घंटे काम करते होंगे, कुछ 6 आवर्स काम करते होंगे, कुछ 8 आवर्स काम करते होंगे। मैं कहती हूँ ऑन एन एवरेज मान लो हर बंदा 8 घंटे काम करता है, हर बंदा डेली 8 घंटे काम करता है। कंट्री के अंदर कितने वर्कर्स हैं? 10,000 वर्कर्स हैं। हर बंदा कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है। तो कितना आएगा हमारे पास में? 80,000। ये 80,000 क्या है? हमारी लेबर सप्लाई है। ये क्या है? हमारी लेबर सप्लाई है। समझ में आया? अब देखो इस लेबर सप्लाई को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। 80,000 किसके अंदर आया? आवर्स के अंदर आया है। इसे हम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम हमारे वर्कर्स की सैलरी को इंक्रीज कर देंगे, हम उन्हें बोलेंगे कि भाई अभी तक हम आपको 25,000 दे रहे थे, अब चलो 35,000 देंगे, तो हो सकता है यही वर्कर्स 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम करने लग जाएं। तो अपने आप ये 8 से 9 से मल्टीप्लाई अगर हम इसे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा ना। तो इसे हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तनख्वाह बढ़ाओगे, लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी, तनख्वाह कम करोगे, लेबर सप्लाई कम हो जाएगी। तो लेबर सप्लाई का मतलब है एग्जिस्टिंग वेज रेट पर हमारे जो वर्कर्स हैं वो हमें कितना अमाउंट ऑफ लेबर ऑफर कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? लेबर सप्लाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन आवर्स ऑफ वर्क। एक बंदा हमारे लिए एक दिन में कितने घंटे काम करने को तैयार है। कैसे निकाला? कंट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितने आवर्स काम कर रहे हैं। कुछ वर्कर्स 10 घंटे, कुछ वर्कर्स 6 घंटे, हमने ऑन एन एवरेज 8 आवर्स ले लिया, तो ये 80,000 आवर्स हमारे पास में क्या आ गई? लेबर सप्लाई। कोई डाउट? एक होता है लेबर फोर्स, ये एकदम अलग चीज है। लेबर सप्लाई लेबर फोर्स में कंफ्यूज मत होना। लेबर फोर्स का मतलब है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक कंट्री के अंदर कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। लिखा है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। मैंने कहा मान लो कंट्री के अंदर 500 लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, 500 लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। हालांकि मैं बहुत कम बता रही हूँ, करोड़ों के अंदर होगा ये नंबर, बट समझ लो कंट्री में एक्चुअली 500 लोग काम कर रहे हैं। प्लस कितने लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क हैं, काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, बट इन लोगों को काम मिल नहीं रहा।
विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं बट इन लोगों को काम मिल नहीं रहा। मैंने कहा ऐसे लोग हैं 250। देखा जाए तो ये लोग जो विलिंग टू वर्क है बट इन्हें काम नहीं मिल रहा, इन्हीं लोगों को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनएम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। इन्हें भी प्लस कर दो तो ये जो 750 हमारे पास में आया, इस 750 को बोला जाता है लेबर फोर्स। क्या कहते हैं, लेबर फोर्स। एक कंट्री में कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं, प्लस वो लोग जो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर बट उन्हें काम मिल नहीं रहा, दोनों को प्लस कर दो तो ये 750 हमारे पास में क्या आ गया, लेबर फोर्स। ये क्या है, लेबर फोर्स। दोनों समझ में आया। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। लेबर सप्लाई का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एक पर्टिकुलर वेज रेट पर हमारे जो वर्कर्स है, हमारी जो लेबर है, वो हमें कितना अमाउंट ऑफ लेबर ऑफर कर रही है, यानी कि वो कितने घंटे हमारे लिए काम करने को तैयार है, 8 घंटे 10 घंटे, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, लेबर सप्लाई बोलते हैं। कैसे निकाला हम लोगों ने, कंट्री में मान लो 10,000 वर्कर्स हैं, ऑन एन एवरेज हर वर्कर 8 घंटे काम करने को तैयार है, तो ये 80,000 हमारे पास में क्या आ गया, लेबर सप्लाई आ गया। इजी सा है। वहीं लेबर फोर्स का मतलब है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कंट्री के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। कितने लोग थे, 500 लोग ऐसे थे जो एक्चुअली काम कर रहे थे, प्लस कितने लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा, यानी कि ये कौन से लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं। 250 थे, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये 750 हमारे पास में क्या आता है, लेबर फोर्स आता है। इसका वेज रेट से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात। अब देखो एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। लेबर सप्लाई कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट। बहुत ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास में लेबर सप्लाई आई है ना 80,000, इसे हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, चाहे हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स कांस्टेंट रहें। कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा नंबर ऑफ वर्कर्स वही हैं। मान लो हम लोगों ने हमारे वर्कर्स की सैलरी बढ़ा दी, हम लोगों ने बोला अभी तक 25,000 दे रहे थे, चलो आपको 30,000 देंगे, 35,000 देंगे, लेकिन आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, 8 घंटे नहीं, आपको 9 आवर्स काम करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास में लेबर सप्लाई कितनी आएगी, 90,000 आएगी। तो हम लोगों ने लेबर सप्लाई को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज करा, सिर्फ उनकी वेज रेट इंक्रीज करी, सिर्फ हम लोगों ने उनकी तनख्वाह इंक्रीज करी। यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे क्या है, कांस्टेंट है। तो वही लिखा है, लेबर सप्लाई को हम अपनी इच्छा से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, चाहे हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन लेबर फोर्स को हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। लेबर फोर्स हमारी इंक्रीज और डिक्रीज तभी होगी जब हमारे एक्चुअली नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो। या तो ये नंबर इंक्रीज हो जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, या फिर ये लोग इंक्रीज या डिक्रीज हो जो लोग काम करना चाहते हैं बट इन्हें काम नहीं मिल रहा। मान लो कंट्री में ऐसी सिचुएशन आ जाए, लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अचानक से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं हमारी कंट्री के अंदर, फिर भी इन लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो ये 500, मान लो ये नंबर इंक्रीज हो गया, अब 300 लोग ऐसे हो गए जो काम करना चाहते हैं बट इन लोगों को काम नहीं मिल रहा। इसी सिचुएशन में हमारी लेबर फोर्स इंक्रीज होगी। यहाँ पर एक्चुअली हमें नंबर ऑफ पर्संस को इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज डिक्रीज करे बिना भी लेबर सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, वेजेस को ऊपर नीचे करके। समझ में आया, लेबर सप्लाई क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, कोई डाउट इसके अंदर। थर्ड हमारे पास में आता है भाई वर्क फोर्स क्या होता है। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्क फोर्स मतलब वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, वो लोग जो एक्चुअली वर्किंग हैं, जो एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें हम उन लोगों को नहीं लेते जो लोग काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। पीछे लेबर फोर्स में हम लोगों ने क्या लिया था, 500 तो वो लोग लिए थे जो एक्चुअली काम कर रहे थे, प्लस 250 वो लोग लिए थे जो विलिंग टू वर्क है, यानी कि काम करना चाहते बट उन लोगों को काम नहीं मिल रहा। फिर ये 750 हमारे पास में क्या आया था, लेबर फोर्स आया था। लेकिन वर्कफोर्स का मतलब है सिर्फ वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इस 500 को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स बोलते हैं। इसमें हम ये 250 को नहीं लेते, उन लोगों को नहीं लेते जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। समझ में आ गया, सिर्फ किन लोगों को लेते हैं, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो अगर हमें वर्कफोर्स निकालना है तो लेबर फोर्स हमारी कितनी आई थी, लेबर फोर्स हमारे पास में 750 आई थी। पीछे देखा था, इसमें दोनों लोग आ गए थे जो काम कर रहे हैं, प्लस वो लोग भी जो काम करना चाहते हैं बट
लोगों को काम नहीं मिल रहा, दोनों आ गए थे। इसमें से उन लोगों को माइनस कर दो जो काम करना चाहते हैं बट एक्चुअली उन्हें काम नहीं मिल रहा, यानी कि इस 250 को माइनस कर दो। नंबर ऑफ पर्सन जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहते हैं बट इन लोगों को काम नहीं मिल रहा, इस 250 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में सिर्फ क्या आएगा, 500 आएगा, यानी कि ये लोग आ जाएंगे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स बोलते हैं। मतलब डिफरेंस समझ में आया ना, लेबर फोर्स में दोनों आ गए, जो एक्चुअली काम करते हैं वो भी आ गया, जो विलिंग टू वर्क है बट उन्हें काम नहीं मिल रहा वो भी आ गए, पूरा 750 था। लेकिन वर्कफोर्स में हम सिर्फ उन्हीं को लेते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, यहां पर इन लोगों को नहीं लेते जो विलिंग टू वर्क है बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। क्लियर? उसके बाद में आता है फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? अब अनएम्प्लॉयमेंट तो पता है ना, एक ऐसी सिचुएशन जब इंसान काम करना चाहता है, पर्सन विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहता है, वो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, मार्केट में जो भी उसे सैलरी मिल रही है वो उस पर काम करना को तैयार है, और एबल टू वर्क है, काम करने के लायक भी है, ऐसा नहीं कि हैंडीकैप्ड वगैरह है, काम करने के लायक भी है, फिर भी बंदे को कोई काम नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने क्या समझाया था, लेबर फोर्स के अंदर ये जो 250 था, पीछे लेबर फोर्स देखा था, इसमें ये जो हमारे पास में 250 था, ये वो लोग थे जो काम करना चाहते हैं बट इन्हें काम नहीं मिल रहा। इन्हीं को हम वाकई में क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, यानी कि बेरोजगार बोलते हैं। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन हम कैसे निकाल सकते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन हम कैसे निकाल सकते हैं? लेबर फोर्स कितनी थी हमारी, 750 थी। ये लेबर फोर्स कैसे आई थी, 500 तो वो जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, प्लस 250 वो जो लोग काम करना चाहते हैं बट उन लोगों को काम नहीं मिल रहा, एक्चुअली में ये अनएम्प्लॉयड है। तो इस लेबर फोर्स में से वर्कफोर्स को माइनस कर दो। वर्कफोर्स मतलब पीछे निकाल के देखा था ना, वर्कफोर्स कितना आया था हमारे पास में, 500 आया था, यानी कि वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उसे माइनस कर दो। तो 750 में से अगर मैंने 500 को माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 250 आएगा। ये 250 वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, फिर भी इन्हें काम नहीं मिल रहा, इन्हीं लोगों को हम क्या बोल देते हैं, अनएम्प्लॉयड बोल देते हैं। समझ में आया? लेबर फोर्स में दोनों आ रहे हैं, 750 में से हमने वर्कफोर्स को माइनस कर दिया, 500 को माइनस कर दिया, वो लोग जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेंगे, वो लोग जो काम करना चाहते हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा। एक्चुअली देखा जाए तो ये लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। समझ में आया नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसे निकालते हैं? अच्छा, एक फॉर्मूला और, इसी अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हमें रेट निकालनी हो, यानी कि परसेंटेज निकालनी हो, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड। कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, 250 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड कौन लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। नीचे क्या लिखेंगे, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कितनी थी हमारे पास में, हमें पता है लेबर फोर्स कितनी आई थी हमारे पास में, 750। लेबर फोर्स में दोनों आ गए थे, एक्चुअली वर्किंग प्लस विलिंग टू वर्क, तो नीचे 750 इंटू 100 कर दो, तो परसेंटेज में आ जाएगा हमारे पास में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है? चार चीजें समझ में आई, क्या क्या? लेबर सप्लाई क्या होता है कि पर्टिकुलर वेज रेट पर हमारी लेबर कितने आवर्स ऑफ वर्क हमें ऑफर कर रही है। लेबर फोर्स में दोनों आ जाते हैं, पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग प्लस वो लोग जो विलिंग टू वर्क है बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। फिर वर्कफोर्स में वो लोग आते हैं जो सिर्फ एक्चुअली काम कर रहे हैं, इसमें विलिंग टू वर्क वाले लोग नहीं आते। अनएम्प्लॉयड में वो लोग आते हैं जो काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क है बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। लास्ट क्या है, पार्टिसिपेशन रेट। देखो, पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है ये हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है। ये क्या है, हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन। अब देखो, टोटल पॉपुलेशन में सब लोग आ जाते हैं, टोटल पॉपुलेशन में बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चों में लड़कियां भी आ जाती हैं, लड़के भी आ जाते हैं, हर तरह के बच्चे आ जाते हैं जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, कोई काम वगैरह नहीं कर रहे। टोटल पॉपुलेशन में अडल्ट लोग भी आ जाते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स आ जाते हैं, 60 प्लस लोग आ जाते हैं, 70 प्लस लोग आ जाते हैं जो कुछ नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। और टोटल पॉपुलेशन में ही हमारा यूथ भी आ जाता है, यूथ में फीमेल्स भी आ जाती है, मेल्स भी आ जाती है, जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब लोग आ जाते हैं। इस टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अभी जो देखा वो क्या है, हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ये सर्कल टोटल पॉपुलेशन है। इस सर्कल में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली वर्कर्स हैं, यानी कि एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इस टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली वर्कर्स हैं, एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन रेट। मैंने कहा
मान लो ये जो है हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन हमारी 100 है। इस 100 में से सिर्फ 20 लोग क्या हैं, वर्कर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोग बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी हैं, फीमेल्स जो कोई जॉब वगैरह नहीं करती हैं, तो सिर्फ 20 वर्कर्स हैं। तो ये 20 वर्कर्स, 20 ऊपर लिखा, नीचे हम लोगों ने हमारी टोटल पॉपुलेशन लिख दी, इनटू हम लोगों ने 100 कर दिया, यानी कि हमारे पास में पार्टिसिपेशन रेट कितनी आ जाएगी, 20%। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं, कितना प्रपोर्शन ऐसा है जो एक्चुअली लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि कितने लोग वर्कर्स हैं। तो इसी को हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी तो बोल सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने वर्कर्स लिखे थे, वर्कर कितने हैं, 20 हैं। नीचे हम लोगों ने पॉपुलेशन लिखी, टोटल पॉपुलेशन हम लोगों ने कितनी मानी, 100 मानी, इनटू हम लोगों ने 100 कर दिया। तो इसी को हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बोलते हैं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन 100 है तो उसमें से वर्कर्स कितने हैं, 20 वर्कर्स हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आ गया। याद रहेगा, पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि वर्कर हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। कैसे निकालोगे पार्टिसिपेशन रेट, आसान सा है, टोटल वर्कफोर्स यानी कि वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, 20 लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, मान लो ये 20 मिलियन है, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन 100 मिलियन है मान लो हमारी, इनटू 100 कर दिया तो परसेंटेज में हमारे पास में आ जाएगा पार्टिसिपेशन रेट। ये आगे भी काम आएगा, याद रखना, पार्टिसिपेशन रेट का ही दूसरा नाम क्या है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। याद रहेगा, इतनी चीजें समझ में आ गई। क्या क्या देखा हम लोगों ने कि वर्कर क्या होता है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ वर्कर्स, 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्कफोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, और लास्ट देखा पार्टिसिपेशन रेट यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब देखो आगे बात करते हैं साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। हम इंडिया की वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। वर्कफोर्स का मतलब वो लोग जो एक्चुअली वर्कर्स हैं, वो लोग जो एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स बोलते हैं। हमारी वर्कफोर्स की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा डेटा है, डेटा आपको याद नहीं रखना। आपको क्वेश्चन के अंदर देखो डेटा गिवन होगा, आपको सिर्फ डेटा को समझना है, जितना मैं बताऊंगी बस उतना डेटा को समझना है, डेटा याद नहीं रखना, डेटा को समझना है कि अगर कोई चीज ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, अगर कोई चीज कम है तो क्यों कम है, आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए, डेटा याद नहीं रखना। ठीक है, जितना मैं समझाऊंगी सिर्फ उतना समझना। हमारे पास में हमारी कंट्री में टोटल हमारी वर्कफोर्स कितनी है, 470 मिलियन पर्सन्स, इतने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। इसमें से भी मेल्स कितने हैं, 77% मेल्स हैं और 23% फीमेल्स हैं। अब यहाँ पर डेटा याद मत रखना, सिर्फ समझना कि भाई 471 मिलियन हमारे पास में वर्कर्स हैं, उसमें 77% मेल्स हैं, सिर्फ 23% फीमेल्स हैं, मतलब मेल वर्कर्स ज्यादा है, फीमेल वर्कर्स कम है। पहली चीज समझ में आ गई। 75% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है, जितने भी वर्कर्स है ना, उसमें से 75% जो हमारे वर्कर्स है वो कहाँ के हैं, रूरल एरियाज के हैं। हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है, जितने भी कंट्री में वर्कर्स है ना, 75% वर्कफोर्स हमारी कहाँ की है, रूरल एरियाज की है, रूरल एरियाज की है। सिर्फ 25% वर्कफोर्स हमारी कहाँ की है, अर्बन एरियाज की है, यानी कि शहरों की है। मैंने कहा ये हमारी टोटल वर्कफोर्स है, टोटल वो लोग हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें से 75% यानी कि ये जो 3/4 पार्ट दिख रहा है ना, मैक्सिमम पिज्जा का शेयर, ये 75% पॉपुलेशन कैसी है, रूरल बेस्ड है, यानी कि रूरल एरियाज के अंदर लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतनी सी पॉपुलेशन, ये सिर्फ 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो अर्बन वर्कफोर्स है, यानी कि ये वो लोग हैं जो अर्बन एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं। पहली चीज समझ में आ गई, कंक्लूजन निकाल लिया। अब देखो जितने भी लोग रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, रूरल एरियाज में जितने भी वर्कर्स हैं, उसमें से 25% क्या है, फीमेल्स है। रूरल एरियाज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से 25% क्या है, फीमेल्स हैं। वहीं अर्बन एरियाज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से 20% क्या है, फीमेल्स है। तो यहां से हम दो कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, that bulk of our workforce is rural based। हमारी कंट्री के अंदर 75% जो वर्कफोर्स है वो क्या है, रूरल बेस्ड है। मतलब मोस्टली हमारी जो वर्कफोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं वो रूरल बेस्ड है, रूरल एरियाज के अंदर लोग काम ज्यादा करते हैं। और दूसरा हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि अगर हम फीमेल वर्कर्स की बात करें तो फीमेल वर्कर्स हमारी कंट्री में कम है। रूरल एरियाज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 25% फीमेल्स है। अर्बन एरियाज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 20% फीमेल्स है। मतलब कायदे से देखा जाए तो इक्वालिटी होनी चाहिए थी ना, 50% मेल्स होने चाहिए थे, 50% फीमेल्स होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी कंट्री में फीमेल वर्कर्स
का परसेंटेज कम है और ये परसेंटेज अर्बन एरियाज में यानी कि शहरों में, सिटीज में तो और भी कम है। गांव में तो फिर भी 25% औरतें काम करती हैं, अर्बन एरियाज के अंदर तो सिर्फ 20% फीमेल्स ही काम करती हैं। तो ये दो कंक्लूजन्स आपको याद रखने हैं। समझ में आ गया? अब इन दोनों के पीछे क्या रीजन हो सकता है? पहला क्या है, वाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड? हमारी जो मोस्टली वर्कफोर्स है वो रूरल बेस्ड क्यों है? 75% लोग रूरल एरियाज के अंदर ही काम क्यों करते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी है, और ये गरीबी लोगों को कंपेल करती है, लोगों को फोर्स करती है, प्रेशराइज करती है कि भाई आप एजुकेशन ना लो, आप एजुकेशन ना लेके कुछ ना कुछ काम करो, आप कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट करो। एम्प्लॉयमेंट कहीं पर भी हो सकता है, आप खेतों पर काम करो, लाइव स्टॉक फार्मिंग करो, गाय भैंस का दूध बेच के पैसा कमाओ, फिशिंग करो, माइनिंग करो, कुछ ना कुछ करो। तो मोस्टली गांवों के अंदर जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं, खुद के फार्म्स पर काम करते हैं, एलाइड एक्टिविटीज करते हैं, जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग हो गया, गाय भैंस वगैरह रखते हैं, फिशिंग करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हैं। हालांकि गांवों के अंदर लोग काम ज्यादा कर रहे हैं, 75% हमारी जो वर्कफोर्स है वो रूरल एरियाज के अंदर है, फिर भी इन लोगों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, क्यों? क्योंकि गांवों के अंदर लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो कोई स्किल्स वगैरह नहीं है, लोग कोई एमएनसी वगैरह में काम नहीं कर सकते, लोग अपने खेतों पर काम करते हैं, उनका प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, कम प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी कम है, यानी कि जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम है। क्या समझे? 75% वर्कफोर्स रूरल एरियाज के अंदर है, लेकिन इसी वर्कफोर्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम है। कितनी शॉकिंग बात है कि इतनी पॉपुलेशन हमारी गांवों के अंदर काम कर रही है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 20% से भी कम है। तो पहला रीजन समझ में आ गया कि मोस्टली हमारी वर्कफोर्स रूरल बेस्ड क्यों है? क्योंकि गांवों के अंदर पॉवर्टी है। ये पॉवर्टी लोगों को प्रेशराइज करती है, कंपेल करती है कि वो लोग कोई ना कोई तरह का काम करे, किसी ना किसी तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाए। समझ में आया? दूसरा हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला था कि फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज कम है, और फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज अर्बन एरियाज में यानी कि शहरों में तो और भी कम है, गांव में तो फिर भी थोड़ा ज्यादा है। तो वही लिखा है, वाई इज परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो? फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज कम क्यों है? गांवों के अंदर क्या है, 25% फीमेल्स काम करती हैं, और शहरों के अंदर तो सिर्फ 20% ही फीमेल्स काम करती हैं, एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में और भी कम है। पहली बात करते हैं फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज कम क्यों है? क्योंकि फीमेल एजुकेशन आज भी हमारी कंट्री में एक फार क्राई है, यानी कि आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर फीमेल्स को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही। अर्बन एरियाज में तो मिल रही है, हमें देखने को मिलता है आज भी, और गाँव में बहुत बैकवर्ड एरियाज में चले जाओ, वहां पर फीमेल्स की एजुकेशन पर उतना फोकस नहीं करा जाता। अब भाई एजुकेशन नहीं मिल रही तो आपके पास में नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो ऐसे में हम ये मान के चलते हैं कि भाई जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होंगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपने 12th भी नहीं करी, ग्रेजुएशन भी नहीं करी, तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि आपकी नौकरी लग जाएगी? तो इन लोगों की जॉब्स वगैरह भी नहीं लगती। वहीं अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, सिटीज की बात करें, तो एक फीमेल को काम करना है या नहीं करना, वो अपने करियर पर फोकस कर सकती है या नहीं कर सकती, आज भी ये डिसीजन उनकी फैमिलीज लेती है, इन लॉज लेते हैं। इन लॉज प्रेफर करते हैं कि जो वहां पे डॉटर इन लॉ है, जो बहू है, वो घर का काम करे, बच्चों को संभाले, वो कोई जॉब वगैरह ना करे। तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अर्बन एरियाज में बहुत सारी एमएनसीज वगैरह है, गांव में तो नहीं है जॉब अपॉर्चुनिटीज। शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बंदी पढ़ी लिखी है, एमबीए है, सीए है, डॉक्टर वगैरह है, फिर भी वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रही। हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज, हम लोगों ने देखा गांवों के अंदर फीमेल वर्कर्स का प्रपोर्शन 25% है, अर्बन एरियाज में 20% है। गांव में फिर भी फीमेल वर्कर्स ज्यादा काम करती हैं। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि गांव में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, तो फीमेल्स को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, तो वो कोई कंपनी में तो जॉब करती नहीं है, वही अपने खेतों पर काम करती है, अपने फार्म्स पर काम कर लेती है, कोई लो पेड काम करती है, घरों में जाके बर्तन वगैरह साफ कर लिए, कोई छोटा मोटा काम कर लेती है, सब्जी वगैरह बेच लेती है, फार्म्स पर काम करती है, दूध वगैरह बेचती है, गाय भैंस वगैरह रखती है, तो इस तरह का लो पेड और लेस प्रोडक्टिव काम करती है। हालांकि फीमेल्स गांव में काम ज्यादा कर रही है, फिर भी इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, क्योंकि कैसा काम कर रही है, लो पेड लो प्रोडक्टिव काम कर रही है। और ये शो करता
है हम कहीं ना कहीं सोशली बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, क्योंकि फीमेल्स का इस वर्कफोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। हम लोग इकोनॉमिकली बहुत पुअर हैं, कहीं ना कहीं हम अच्छा पैसा नहीं कमा रहे। यही फीमेल्स अगर काम करती तो हमारे जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती। तो दिस शोज सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चंस यहां तक? अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना पार्टिसिपेशन रेट, जिसे हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बोलते हैं, कि अगर ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, इसमें बच्चे बूढ़े सब लोग आ गए, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो वर्कर्स हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। इसी का दूसरा नाम क्या था? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इट रेफर्स टू द proportion of population that is engaged in the process of production। हमारी population का कितना परसेंटेज ऐसा है, कितना प्रपोर्शन ऐसा है जो लोग एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस में engaged हैं। तो देखो जरा ध्यान से देखना, यहां पर हम मेन की बात करते हैं, मेल्स की बात करते हैं। देखो रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो 51.7% मेल्स जो हैं वो वर्कर्स है, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गांवों के अंदर 51.7% मेल्स जो हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसमें बच्चे नहीं आए, इसमें बुजुर्ग वगैरह नहीं आए, ठीक है। वहीं अर्बन एरियाज के अंदर 53% मेल्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टोटल अगर हम देखें तो 52.1% मेल्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब पूछोगे मैम बाकी के 50% कमा नहीं रहे क्या? तो बच्चों बाकी के 50% में कुछ हैंडीकैप्ड्स भी आ जाते हैं, कुछ मेल चाइल्ड भी आ जाते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, जो वर्कफोर्स का पार्ट नहीं है। तो रूरल एरियाज में 51% लोग ऐसे हैं, मेल्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में 53% मेल्स काम कर रहे हैं और टोटल 52% मेल्स जो हैं वो हमारे वर्कफोर्स का पार्ट है। फीमेल्स की बात करें तो रूरल एरियाज के अंदर 17.5% फीमेल्स जो हैं वो वर्कफोर्स का पार्ट हैं। अर्बन एरियाज के अंदर ये नंबर और कम है, मैंने पीछे रीजन दे दिया। अर्बन एरियाज के अंदर फैमिली का प्रेशर होता है कि बच्चे संभालो, घर संभालो, भाई पैसा तो हम लोग कमा रहे हैं ना, जो पैसा तो मेल्स है वो कमा रहे हैं ना, आप घर और बच्चा वगैरह देखो, ये सारे काम करो। तो अर्बन एरियाज में फीमेल्स जो हैं वो 14.2% फीमेल्स ऐसी हैं जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का पार्ट है। और टोटल अगर हम बात करें 16.5% फीमेल्स ऐसी हैं जो वर्कफोर्स का पार्ट हैं। अब देखो इस तरह से टोटल देख लो, रूरल एरियाज के अंदर 35% लोग ऐसे हैं जो वर्कफोर्स का पार्ट हैं, अर्बन एरियाज के अंदर 33.9% लोग वर्कफोर्स का पार्ट हैं। और टोटल रूरल ले लो, अर्बन ले लो, मेल्स ले लो, फीमेल्स ले लो, हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है 34.7% लोग ऐसे हैं, 34.7% लोग ऐसे हैं जो हमारे वर्कफोर्स का पार्ट हैं। मतलब अगर हमारी 100% जो पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 34.7% लोग ही ऐसे हैं जो वर्कर्स हैं, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला? एक तो हमें कंक्लूजन मिलता है हाई डिपेंडेंसी रेशियो। इसका मतलब क्या है? अगर हमारी पॉपुलेशन 100% है तो उसमें से सिर्फ 34.7% लोग ही ऐसे हैं जो वर्कर्स हैं, यानी कि कमा रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब फैमिली के जो दूसरे लोग हैं वो उन लोगों पर डिपेंडेंट हैं। हाई डिपेंडेंसी रेशियो हमें पता चल रहा है, पार्टिसिपेशन रेशियो हमारी कंट्री में बहुत कम है, सिर्फ 34.7% है। इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये फैमिली के एक इंसान पर डिपेंडेंट है, एक इंसान कमा रहा है और फैमिली के 7-8 लोग उस पर डिपेंडेंट है। पहली चीज समझ में आ गई, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। दूसरा क्या है? हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। रूरल एरियाज के अंदर देखो पार्टिसिपेशन रेशियो ज्यादा है, रूरल एरियाज के अंदर 35% लोग काम कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में सिर्फ 33.9% लोग काम कर रहे हैं। तो रूरल एरियाज के अंदर ये रेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो ज्यादा है, हायर परसेंटेज ऐसी है जो किसी ना किसी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड है। क्यों? क्योंकि गांवों के अंदर पॉवर्टी ज्यादा है, वो पॉवर्टी लोगों को प्रेशराइज करती है, लोग खेतों पर काम करें, गाय भैंस का दूध बेच के पैसा कमाएं, किसी ना किसी तरह की कोई मजदूरी करे। हालांकि ये लोग एजुकेटेड नहीं होते, इनके पास में स्किल्स नहीं होती, तो प्रोडक्शन कम करते हैं, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है।
और लास्ट है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर विमेन इन रूरल एरियाज, ये भी हम लोगों ने देखा है। रूरल एरियाज के अंदर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन रेशियो ज्यादा है। देखो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन रेशियो रूरल एरियाज में 17.5 है, वहीं अर्बन एरियाज में सिर्फ 14.2 है। ऐसा क्यों? वही रीजन है क्योंकि गांव के अंदर क्या है, पोवर्टी ज्यादा है। वो पोवर्टी लोगों को कंपेल करती है कि लोग एजुकेशन ना ले, एजुकेशन छोड़ के, लड़कियां पढ़ाई छोड़ के किसी ना किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट करे, मजदूरी करे, सिलाई करे, गाय भैंस रखे, फार्म्स पे जाके काम करे, कुछ ना कुछ काम करे। फीमेल्स आर इंगेज्ड इन लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब्स इन रूरल एरियाज। गांव के अंदर जो फीमेल्स है वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास में स्किल्स नहीं है, तो वो लो पेड जॉब्स करती हैं। इस काम के लिए उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, कम प्रोडक्टिविटी वाला काम, वो कंट्री के जीडीपी में कोई खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो हालांकि फीमेल्स ज्यादा काम कर रही हैं, गांवों के अंदर पार्टिसिपेशन रेशियो ज्यादा है, फिर भी इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। समझ में आया? सिंपल सा साइकिल चलता है। आप जॉब कर रहे हो बिना एजुकेशन के, आपने एजुकेशन नहीं ली। अगर आपने एजुकेशन नहीं ली तो आपके पास में स्किल्स भी कम होंगी, कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, आप कम प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो सामने वाला आपको तनख्वाह भी कम देगा, आपको वेजेस भी कम मिलेंगी। अगर आपको वेजेस कम मिलेंगी तो अगेन आपकी फैमिली के दूसरे लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि वो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो ये साइकिल इसी तरह से गाँव के अंदर चलता रहता है। कोई डाउट यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखो बात करते हैं अंडर एस्टिमेशन ऑफ विमेन वर्कर्स इन द कंट्री। छोटा सा टॉपिक है। हमारी कंट्री के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो फीमेल्स का रेशो है, फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशो है, ये बहुत कम है मेल्स के कंपैरिजन में। कहीं ना कहीं हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट करा है विमेन वर्कर्स को। देखो इस चीज के अंदर हम लोगों ने हाउसवाइफ्स को तो काउंट ही नहीं करा, हाउसवाइफ्स को तो हम लोगों ने लिया ही नहीं ना। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो सुबह 5 बजे उठती हैं और रात को 11-11 12-12 बजे सोती हैं, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना काम करती है। एक ही फीमेल है जो पूरा किचन भी संभाल रही है, जो अपने इन लॉज को भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है, साथ में सारा मतलब कपड़े वगैरह धोना, बर्तन वगैरह धोना, सारे काम कर रही है, बाहर का भी छोटा मोटा काम देखती है, ग्रोसरी वगैरह का। फिर भी उसे हम वर्कर के तरह काउंट नहीं करते ना, क्योंकि उसे उस काम के लिए पे नहीं करा जाता। और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो जो सर्विसेज दे रही है क्या हम उसे एक्चुअली पैसों के अंदर तोल सकते हैं, क्या हम उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या? तो हमारे यहाँ पर फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम क्यों है? क्योंकि जो फीमेल्स काम कर रही है, जो हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं, उस काम को तो हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया। उन फीमेल्स को तो हम वर्कर्स में काउंट ही नहीं कर रहे। वो फीमेल्स जो हाउस होल्ड सर्विसेज दे रही हैं, जो होम मेकर्स है, उन्हें हम वर्कर्स की तरह काउंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए पे नहीं करा जाता। इनफैक्ट जो वो अपनी सर्विसेज दे रही है ना, घर का सारा काम देख रही है, इनफैक्ट कोई संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती, इसकी हम मार्केट वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, हमें पता ही नहीं है इसकी क्या वैल्यू है, तो इन्हें हम वर्कर्स के अंदर काउंट नहीं करते। इनफैक्ट रूरल एरियाज के अंदर, गांवों के अंदर जो फीमेल्स अपने फार्म्स पर काम करती हैं, अपने खेतों पर काम करती हैं हस्बैंड्स के साथ में, उन्हें भी हम वर्कर्स की तरह काउंट नहीं करते। उन हस्बैंड्स को तो हम वर्कर्स की तरह काउंट करेंगे कि भाई आदमी छे, ये वो काम पे जा रहे हो, इट इज लाइक दैट, बट हम उन फीमेल्स को वर्कर्स की तरह काउंट नहीं करते। और अर्बन एरियाज के अंदर भी वो फीमेल्स जो अपने हस्बैंड्स के बिजनेस संभालती हैं, अपने फादर का बिजनेस संभालती हैं, फादर इन लॉ का बिजनेस संभालती हैं, उन्हें भी हम वर्कर्स की तरह काउंट नहीं करते, क्योंकि इन औरतों को इस काम के लिए पे नहीं करा जाता। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है, हम उसे क्या कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। समझ में आया? कौन कौन आया इसके अंदर? फीमेल्स आई हाउस होल्ड वर्क जो कर रही हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर है, हम उन्हें वर्कर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। गाँव के अंदर जो औरतें अपने फार्म्स पर काम कर रही है, हम उन्हें वर्कर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए पे नहीं करा जाता। वहीं मेल्स को हम काउंट करते हैं वर्कर के अंदर। वहीं वो फीमेल्स जो फैमिली बिजनेस संभालती हैं अर्बन एरियाज के अंदर, उन्हें भी हम वर्कर की तरह काउंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी उस काम के लिए पे नहीं करा जाता। क्लियर हो गया? सारी चीजें यहां तक अच्छे से समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब देखो अलग टॉपिक आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स। हम वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रीजन के बेसिस पर। रीजन के बेसिस पर मतलब अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज। उसके बाद में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जेंडर के बेसिस पर, मतलब मेल्स और फीमेल्स। तो 2 ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। बार बार बोल रही हूं, ग्राफ आपको याद नहीं रखना, कोई भी डाटा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इसे समझना है अच्छे से। जो मैं बता रही हूं ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपको रीजन पता होना चाहिए। डाटा याद नहीं रखना, डाटा
डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिर्फ डाटा को समझ में आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स, किस तरह से वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं रीजन के बेसिस पर। सबसे पहली बात, 3 तरह के वर्कर्स ले रहे हैं, मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था। 2 तरह के वर्कर्स होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और दूसरे कौन से होते हैं, हमारे हायर्ड वर्कर्स। फिर हम लोगों ने देखा था हायर्ड वर्कर्स को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा होता है। एक होते हैं कैजुअल लेबरर्स यानी कि कैजुअल वर्कर्स जो डेली वेजरर्स होते हैं, जो परमानेंट पेरोल पर नहीं होते। एक होते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर्स जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, परमानेंट पेरोल पर होते हैं, हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो 3 तरह के वर्कर्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, और हायर्ड में 2 आ गए थे हमारे पास में, कैजुअल वेज लेबरर्स और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। तो देखो रीजन के बेसिस पर हम लोग देखते हैं, रीजन मतलब एक तरफ अर्बन एरियाज हैं, शहर हैं, एक तरफ रूरल एरियाज हैं, हमारे गांव वगैरह है। सबसे पहले अर्बन एरियाज की बात करते हैं। तो देखो अर्बन एरियाज के अंदर 47% लोग ऐसे हैं, परसेंटेज है ये, अर्बन एरिया शहरों में 47% लोग ऐसे हैं, मेल्स भी आ गए इसमें, फीमेल्स भी आ गई, सब आ गई। 47% लोग जो हैं वो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, यानी कि ये लोग कहाँ काम करते हैं, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, अर्बन एरियाज के अंदर मोस्टली लोग क्या हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज हैं जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, परमानेंट पेरोल पर है, मंथली सैलरी मिल रही है, इनका एनुअल पैकेज है, हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन्हें मिलते हैं। क्योंकि शहरों के अंदर ये लोग क्या हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, इनके पास में स्किल्स हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जिन्होंने खुद ही खुद को काम धंधा दे रखा है। 38% लोग क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि इनका कोई फर्नीचर बिजनेस है, इनकी कोई कपड़े की दुकान है, या फिर इनकी कोई मेडिकल शॉप है, या फिर कोई हमारे घर के आसपास जो ग्रोसरी शॉप होती है, इस तरह की शॉप खोल के बैठे हैं, खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, या फिर सब्जी वाले भैया वगैरह हो गए, खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। और 15% वर्कर्स कैसे हैं, कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, यानी कि मजदूर वगैरह हैं जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर, जहां पर इन्हें पर डे के अकॉर्डिंग पैसा मिल जाता है। समझ में आया? तो क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि अर्बन एरियाज के अंदर जो मोस्टली लोग हैं, 47% जो लोग हैं वो कैसे हैं, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं, यानी कि ये लोग स्किल्ड जॉब्स करना पसंद करते हैं, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में काम करना पसंद करते हैं, टाई लगाकर एसी में बैठकर। समझ में आया? अब गांव की बात करते हैं। गांवों के अंदर 58% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब शहरों के अंदर लोग सैलरीड एम्प्लॉयज ज्यादा हैं, गांवों के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा हैं, क्योंकि गांवों के अंदर कोई बैंक्स वगैरह इतने नहीं होते, कोई मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह नहीं होती। गांवों के लोग क्या करते हैं, अपने फार्म्स पर काम करते हैं, अपने खेतों पर काम करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद ही खुद को काम दे रखा है, कोई सिलाई वगैरह कर ली, या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर ली, गाय भैंस वगैरह रख ली, दूध बेच के पैसा कमा लिया, तो खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा है। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि गांवों के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, फार्मिंग के अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। दूसरे नंबर पर आते हैं कैजुअल वेज लेबरर्स, यानी कि मजदूर वगैरह, और लास्ट में आते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पर बैंक्स और एमएनसीज वगैरह कम है। वही लिखा है रूरल एरियाज के अंदर मोस्टली लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, क्योंकि गांवों के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, इसीलिए लोगों को अपने खेतों पर काम करना पड़ता है। ये लोग क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। कोई डाउट? समझ में आ गया रीजन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या निकाला? अर्बन एरियाज में मोस्टली लोग क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, रूरल एरियाज में मोस्टली लोग क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। अब बात करते हैं भाई, वर्कफोर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जेंडर के बेसिस पर। 2 चीजें हैं ना, रिलीजन के बेसिस पे देख लिया, रिलीजन नहीं रीजन के बेसिस पर देख लिया, दूसरा क्या है, जेंडर के बेसिस पर, मेल्स और फीमेल्स। तो ये हमारे पास में मेल्स हैं, ये हमारे पास में फीमेल्स हैं। अब यहाँ पर दोनों की बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज का भी ले रहे हैं, अर्बन एरियाज का भी ले रहे हैं। अगर हम मेल्स की बात कर रहे हैं तो उस मेल्स में रूरल एरियाज के मेल्स भी आ गए, अर्बन एरियाज के मेल्स भी आ गए, फीमेल्स में भी दोनों फीमेल्स आ गई, रूरल और अर्बन एरियाज की दोनों की फीमेल्स आ गई। तो देखो सबसे पहले मेल्स की बात करते हैं। 52% मेल्स ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। हमारी कंट्री में मोस्टली मेल्स कैसे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों है, क्योंकि मोस्टली हमारी वर्कफोर्स वैसे भी कहाँ की है, रूरल एरियाज की है। और पीछे देखा था रूरल एरियाज के अंदर मोस्टली लोग कहाँ काम करते हैं, फार्म्स पर काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। दिस इज द रीजन मोस्टली मेल्स हमारे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद में कैजुअल वेज लेबरर्स और सैलरीड वर्कर्स दोनों का परसेंटेज सेम है, बराबर बराबर है। फीमेल्स की अगर हम बात करें, 52% फीमेल्स ऐसी हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वही अपने फार्म्स पे काम करती हैं, सिलाई वगैरह करती है, चटाई बनाती हैं, अचार वगैरह
वगैरह बना लेती हैं, गाय भैंस का दूध बेच के पैसा कमा लेती है, इस तरह से खुद का कुछ छोटा मोटा काम करती हैं। उसके बाद में आता है कैजुअल वेज लेबरर्स, यानी कि मजदूर वगैरह जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे हैं। और लास्ट में आता है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। तो कंक्लूजन तो हम लोगों ने निकाल लिया कि हमारी कंट्री में चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, मोस्टली कैसे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। वही लिखा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का है। पीछे देख लिया 50% से भी ज्यादा लोग, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इन इंडिया परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इज हाईएस्ट बिकॉज 3 कारण है। सबसे पहली बात, हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट बहुत कम है, इतना ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो। फीमेल्स की लिटरेसी रेट तो और भी कम है। अब भाई अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके पास में स्किल्स नहीं होंगी, आपके पास में नॉलेज नहीं होंगी, स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। एक अच्छी वेज रेट पर एक अच्छी जॉब आपको नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी तो लास्ट ऑप्शन क्या है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा, खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे आप कोई ग्रोसरी शॉप खोलो, साड़ी की दुकान खोलो, कपड़ों की दुकान खोलो, खुद का कोई फर्नीचर बिजनेस करो, आपको खुद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहला रीजन, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। आज हम डेवलप्ड नेशन नहीं है, डेवलपिंग है, और हमारे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। इतनी ज्यादा जॉब्स ही नहीं है, जॉब्स नहीं है तो लोगों को खुद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ठेला वेला लगाना पड़ेगा, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और हमारे यहाँ का सोशल एनवायरनमेंट भी ऐसा है, फैमिली सिस्टम भी ऐसा है कि मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स बहुत कम है। एक इंसान मान लो मध्य प्रदेश में रह रहा है, उसकी जॉब लग रही है, मान लो हैदराबाद के अंदर लग रही है, पुणे के अंदर लग रही है, लेकिन फैमिली का प्रेशर होता है कि नहीं भाई यही करनी है, आप तो घर छोड़ के नहीं जाओगे। चाहे उसकी जो नौकरी लग रही है, उसके पास में जॉब अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फैमिली का प्रेशर होता है कि नहीं भाई दूसरी जगह नहीं जाना, दूसरे शहर नहीं जाना, दूसरी सिटी नहीं जाना। तो मोबिलिटी ऑफ वर्कर हमारी कंट्री में बहुत कम है, फैमिली प्रेशर है, सोशल एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है, इसकी वजह से लोगों को खुद का कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हमारी कंट्री में ज्यादा है। क्लियर हुआ? Among females, percentage of casually hired workers is bit higher because low level of education and high compulsion for jobs put them under a pressure to work at low wage as casual laborers। देखो हम लोगों ने देखा था मेल्स के अंदर कैजुअल वेज लेबरर्स कितने हैं 24%, लेकिन फीमेल्स के अंदर कैजुअल वेज लेबरर्स कितनी हैं 27%, यानी कि एज अ मजदूर ये लोग काम कर रहे हैं। ये चीज फीमेल्स के अंदर ज्यादा क्यों है? क्योंकि फीमेल्स की एजुकेशन आज भी हमारी कंट्री में क्या है, एक फार क्राई है, औरतों को प्रॉपर्ली पढ़ाया नहीं जाता, इतनी ज्यादा पॉवर्टी होती है, उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर। इसलिए कंपल्शन होता है कि ये लोग जो होते हैं वो लो पेड जॉब्स करते हैं, इन पर प्रेशर होता है कि ये एज अ कैजुअल लेबरर ही काम कर ले, किसी के यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लिया या फिर मजदूरी कर ली, इस तरह के काम कर लिए। इसलिए फीमेल्स का रेशियो जो है वो ज्यादा है इन केस ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स। समझ में आ गया यहाँ तक का? अच्छे से क्लियर है? ये क्या देखा हम लोगों ने कि किस तरह से हमारे वर्कर्स डिवाइडेड हैं रीजन के बेसिस पर, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में, और जेंडर के बेसिस पर मेल्स और फीमेल्स। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें पता है हमारी कंट्री में 3 सेक्टर्स होते हैं, एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर, एक है टर्शरी सेक्टर। सबसे पहले समझ लो प्राइमरी सेक्टर में होता क्या है। देखो प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिलता है, बेसिक रॉ मटेरियल मिलता है, सिर्फ बेसिक रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे एग्रीकल्चर से हमें व्हीट मिल रहा है, राइस मिल रहा है, हमें कॉटन मिल रहा है, जूट मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, बेसिक रॉ मटेरियल मिलता है। माइनिंग वगैरह करी, माइनिंग से हमें आयरन मिल गया, इस तरह की चीजें मिल गई, लोहा वगैरह मिल गया। तो प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिलता है, बेसिक रॉ मटेरियल मिलता है। इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, इसमें फिशिंग आ जाता है, माइनिंग आ जाती है, क्वेरिंग आ जाती है। क्वेरिंग मतलब खुदाई वगैरह जो करते हैं उसे क्वेरिंग बोलते हैं। ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आई, यहां से हमें क्या मिल रहा है, बेसिक रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब रॉ मटेरियल आ गया, उसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। यानी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग वाले काम को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। जो कॉटन आया है उस कॉटन से कपड़े बनाना, जो आयरन आया है उससे स्टील बनाना, और इसी तरह से सारे के सारे कन्वर्जन करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, गैस जनरेट करना, पानी की सप्लाई, कंस्ट्रक्शन हो गया, चाहे वो रोड्स का हो, डैम्स का हो, बिल्डिंग्स का हो, किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन हो, सब किस में आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शरी सेक्टर का मतलब है हमारा सर्विस
सेक्टर, इसमें सारी की सारी सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे ट्रेड इसमें आ गया, आप माल कहीं से खरीद कर लेकर आए, किसी दूसरे पर्सन को सेल कर रहे हो, ये ट्रेड आ गया। परचेज करना फिर दोबारा किसी और को सेल करना। इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आ जाती हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज आ जाती है, गोडाउन वगैरह, वेयर हाउसेस, सर्विसेज आ जाती हैं, बैंक्स की सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, मेरी सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, डॉक्टर की, लॉयर की, सीए की, इन सब की सर्विसेज आ जाती हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है हमारी जो टोटल वर्कफोर्स है, हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिवाइडेड है। कितने परसेंट लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसे बोला जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। वही लिखा है किस तरह से हमारी वर्कफोर्स डिवाइडेड है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो जरा ध्यान से देखना, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फिर पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें। टर्शरी सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर है। तो देखो पूरी पॉपुलेशन की बात करें हैं, चाहे वो रूरल एरियाज हो, चाहे अर्बन एरियाज हो, मेल्स हो, फीमेल्स हो, 44.6% पॉपुलेशन जो हमारी है, पॉपुलेशन नहीं, एक तरह से ये समझ लो 44.6% वर्कफोर्स जो हमारी है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से 44.6% लोग ऐसे हैं जो कहां काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में। मतलब आज भी हमारा प्राइमरी सेक्टर नंबर 1 पर चल रहा है। देखा जाए तो जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है ना, प्राइमरी सेक्टर का शेयर कम होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का शेयर बढ़ना चाहिए, लेकिन आज भी हम तो क्या है, वही कृषि प्रधान देश, आज भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है टर्शरी सेक्टर। 31% पॉपुलेशन हमारी कौन से सेक्टर में काम करी है, टर्शरी सेक्टर में। और लास्ट नंबर पर आता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो डेटा याद नहीं रखना, क्या याद रखोगे कि आज भी हमारी मोस्टली पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड नंबर पर आता है टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को तो हमने पछाड़ दिया, ये तो थर्ड नंबर पर आ रहा है। कंक्लूजन क्या निकालोगे कि आज भी इतनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है। क्यों? क्योंकि गांवों के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, लोग खेतों पर काम करते हैं, बट उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर, कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज्ड है, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ये शो करता है कि हमारा टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाया। हमारा सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाया है। दिस इज द रीजन हमारी पॉपुलेशन को किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और इंपॉर्टेंट बात, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो तो टर्शरी सेक्टर के भी पीछे रह गया। लैगिंग बिहाइंड का मतलब है पीछे रह गया। मतलब हमारी कंट्री में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इतनी इंडस्ट्रीज खुली, हम लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 आया था, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे पीछे रह गया। कायदे से इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकंड नंबर पर आना चाहिए था ना, लेकिन हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 पर प्राइमरी, नंबर 2 पर टर्शरी और लास्ट में आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। याद रहेंगी इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद में देखो इसी का है, अब हम लोग वही टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स हैं। देखेंगे रूरल वर्कफोर्स किस तरह से डिवाइडेड है और अर्बन वर्कफोर्स किस तरह से डिवाइडेड है। देखो रूरल वर्कफोर्स की बात करें तो रूरल एरियाज के अंदर तो 59.8 मतलब ये समझ लो 60% जो लोग हैं वो आज भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर बैंक्स कम होते हैं, एमएनसीज वगैरह नहीं है, नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। तो मोस्टली लोग कहां पर काम करते हैं, खुद के खेतों पर काम करते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है, या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग वगैरह हो गया। सेकंड नंबर पर वहां पर लोग कहां काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं। और थर्ड नंबर पर आता है टर्शरी सेक्टर, क्योंकि गांवों के अंदर बैंक्स वगैरह ये सारी चीजें कम है। अर्बन एरियाज के अंदर उल्टा हो गया, अर्बन एरियाज के अंदर तो यार मतलब कितनी ज्यादा एमएनसीज होती है, और अगर आप किसी डेवलप्ड सिटी के अंदर रह रहे हो ना तो इतनी सारी एमएनसीज हैं, इतनी सारी आईटी कंपनीज वगैरह होती हैं, इतने सारे बैंक्स वगैरह हैं। तो अर्बन एरियाज के अंदर 59 यानी कि ऑलमोस्ट 60% लोग कहां काम कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर आता है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड नंबर पर आता है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि शहरों के अंदर थोड़ी ना लोग खेती वगैरह करते हैं, खेती वगैरह का काम लोग कहां करते हैं, गांव के अंदर। तो कंक्लूजन क्या निकाला, रूरल एरियाज के अंदर मोस्टली लोग कौन से सेक्टर में इंगेज्ड है, प्राइमरी सेक्टर में, और अर्बन एरियाज में मोस्टली लोग कौन से सेक्टर में इंगेज्ड हैं, टर्शरी सेक्टर में। वही लिखा है।
अर्बन एरियाज के अंदर मोस्टली लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। रूरल एरियाज के अंदर लोगों के पास में नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मोस्टली लोग कहाँ काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन इनका हमारी कंट्री में के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इन अर्बन एरियाज सेकेंडरी सेक्टर जो है वो टर्शरी सेक्टर से पीछे रह गया। हम लोगों ने देखा है ना, अर्बन एरियाज के अंदर जो सेकेंडरी सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर से पीछे रह गया। टर्शरी सेक्टर के अंदर 59.1% लोग हैं, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 34.3% लोग हैं। तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है वो टर्शरी सेक्टर से पीछे रह गया, क्योंकि टर्शरी में क्या आ जाता है, ट्रेड आ जाता है कि हम लोगों ने माल खरीदा, परचेज करा, फिर उसे दोबारा सेल करा। जैसे रिटेलर्स होते हैं ना, होलसेलर से लेकर आते हैं फिर अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं, ये ट्रेड आ जाता है। कॉमर्स आ जाता है, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ हो गया, हमारा एजुकेशन हो गया। इस तरह की सारी चीजें किस में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में आती है। सारी प्रोफेशनल चीजें टर्शरी सेक्टर में आती हैं। लोग ऐसा काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं अर्बन एरियाज के अंदर। रूरल एरियाज के अंदर तो वही है, आज भी 60% लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर हैं, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। और ये चीज लोगों को प्रेशराइज करती है कि लोग खुद के खेतों पर काम करें, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएं। अब देखो यहां पर बात करते हैं, वही हमारे तीनों सेक्टर्स हैं। अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं मेल वर्कफोर्स को और फीमेल वर्कर्स को। जब हम लोगों ने पीछे बात करी थी ना रीजन के अकॉर्डिंग, तो रूरल वर्कफोर्स के अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों आ गए थे, अर्बन वर्कफोर्स में भी मेल्स और फीमेल्स दोनों आ गए थे। अब हम जेंडर के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेल वर्कर्स की हम बात करें ना, तो रूरल एरियाज के वर्कर्स और अर्बन एरियाज के वर्कर्स दोनों आ गए। फीमेल वर्कफोर्स में भी रूरल एरियाज की फीमेल्स और अर्बन एरियाज की फीमेल्स दोनों आ गई। सबसे पहले देखो मेल्स की बात करते हैं। 40% मेल्स ऐसे हैं जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर नंबर 1 पर है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है टर्शरी सेक्टर और थर्ड नंबर पर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर मेल्स के केस में। फीमेल्स के केस में वही है, नंबर 1 पर कौन सा आ गया, प्राइमरी सेक्टर। औरतें फार्म्स पर काम करती हैं, या फिर वही हमारा लाइव स्टॉक फार्मिंग करती है, गाय भैंस का दूध बेच के पैसा कमाना, या फिर फिशिंग वगैरह करती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज। सेकेंड नंबर पर आता है टर्शरी सेक्टर और थर्ड नंबर पर आता है सेकेंडरी सेक्टर। दोनों सिचुएशंस में सेम ही दे रखा है, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स। नंबर 1 पर प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 पर हमारा है टर्शरी सेक्टर और नंबर 3 पर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। मतलब यही सेम सा चल रहा है, प्राइमरी सेक्टर सबसे ऊपर और सेकेंडरी सेक्टर सबसे पीछे। वही लिखा है कंक्लूजन में, अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। मोस्टली हमारी जो फीमेल वर्कर्स है वो कौन से सेक्टर के अंदर हैं, प्राइमरी सेक्टर में। वही लिखा है मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन है फीमेल वर्कर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कौन से सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर में है। रीजन भी दे रखा है, रूरल एरियाज के अंदर मोस्टली जो लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, अलाइड एक्टिविटीज करते हैं, पशुपालन, फिशिंग वगैरह, माइनिंग वगैरह, क्योंकि गाँव के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, बैंक्स वगैरह कम है, ऑफिस कम है, इंश्योरेंस कंपनीज कम है, एमएनसी का तो आप सोच भी नहीं सकते। मोबिलिटी ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज इज वेरी लो। एक और इंपॉर्टेंट बात, मोबिलिटी ऑफ वुमेन बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। अगर फीमेल्स को काम मिल रहा है, गांव के अंदर जॉब नहीं है, बंदी पढ़ी लिखी है, उसे अर्बन एरियाज के अंदर जॉब मिल रही है, कोई टीचर की जॉब मिल रही है या फिर कहीं पर भी किसी बैंक वगैरह में जॉब मिल रही है, तो मोबिलिटी ऑफ वुमेन कम है, उसे जाने नहीं दिया जाता। फैमिली का प्रेशर होता है कि नहीं वहां जाके क्या करना है, अपने खेतों पर काम कर लो ना, क्या मिलेगा वहां जाके, बच्चे संभालो, घर संभालो। तो ये जो औरतें होती हैं ये माइग्रेट ही नहीं हो पाती है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ ही नहीं पाती हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। इन्हीं को अपने ही घर के पास में कोई लो वेज रेट पर काम करना पड़ता है, फार्म्स पर काम करना पड़ता है, कम सैलरी पर काम करना पड़ता है। परसेंटेज ऑफ मेल वर्कफोर्स इन प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो हायर। मेल वर्कर्स की भी अगर हम बात करें तो मेल वर्कर्स का भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर परसेंटेज ज्यादा है। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर, क्योंकि हम यहाँ पर रूरल एरियाज को भी तो ले रहे हैं। रूरल एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर के बाहर जॉब्स कम हैं, वहां पर बैंक्स और एमएनसीज वगैरह नहीं है। तो वही है, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, प्राइमरी सेक्टर का रोल आगे है। और लास्ट में कौन सा आता है, सेकेंडरी सेक्टर।
आगे बात करते हैं चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि हमारी वर्कफोर्स किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिवाइडेड है। कितने परसेंट लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने परसेंट सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने परसेंट टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे हैं चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कि हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कितना चेंज आया। एक तो हम लोगों ने टाइम लिया है 1950 से 51 वाला, यानी कि जब हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट करी थी। हम लोग कब आजाद हुए? 1947 के अंदर। उसके बाद में 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। 1951 के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया, तो तब का डाटा ले रहे हैं। एक रीसेंट डाटा ले लेते हैं 2017-18 का, देखते हैं इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कितना चेंज आया। देखो तब प्राइमरी सेक्टर में 72% लोग थे, सेकेंडरी में 10% लोग थे और टर्शरी में 17.26% लोग थे। यानी कि नंबर 1 पर प्राइमरी सेक्टर था, नंबर 2 पर टर्शरी सेक्टर था, नंबर 3 पर सेकेंडरी सेक्टर था। ऐसा ही है। आज का डाटा देखते हैं। आज प्राइमरी सेक्टर में 44% लोग हैं और सेकेंडरी सेक्टर में 24% लोग हैं, टर्शरी सेक्टर में 31% लोग हैं। तो आज का डाटा भी वही है, नंबर 1 पर प्राइमरी है, नंबर 2 पर हमारा टर्शरी है, नंबर 3 पर हमारा सेकेंडरी है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि भाई प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम तो हुआ है। पहले प्राइमरी सेक्टर में 72.72% लोग थे, आज 44.6% लोग ही हैं। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम तो हुआ है, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बड़ा है, 10 से 24 पर आ गया, 17 से 31 पर आ गया। तो ये हुआ तो है, बट ये चेंज इनसिग्निफिकेंट है। अगर आप डेवलप नेशंस की बात करो, यूएसए वगैरह की बात करो ना, तो वहां पर देखने को मिलता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर सिर्फ 10% लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ 8% लोग काम कर रहे हैं। वहां पे 80% 90% लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर हैं। तो उनके कंपैरिजन में तो हम आज भी पीछे हैं। जब देश प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी पे शिफ्ट करता है ना, तो हम बोलते हैं कंट्री ग्रो कर रही है। तो हमारे यहाँ ऐसा हो तो रहा है, बट ये चेंज कैसा है? मॉडेस्ट है। ओके सा चेंज है, मतलब धीरे धीरे हम प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये चेंज सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज में डाटा ऐसा होता है कि सिर्फ 10% लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, 80% लोग हमारे टर्शरी सेक्टर में हैं, 10% लोग सेकेंडरी सेक्टर में हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये चेंज कैसा है? इनसिग्निफिकेंट है। द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर इज नोटिसिएबल। हालांकि हम लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर पर शिफ्ट हुए हैं, ये चेंज नोटिसिएबल है, देखने लायक है, नोटिस कर सकते हैं, बट उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जितना हम चाहते थे। ग्रेटर द शिफ्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ग्रेटर इज द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही मैंने बताया, जितना ज्यादा कोई कंट्री प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी पे शिफ्ट करती है ना, उतना ही हम मान के चलते हैं कि यार कंट्री ग्रो कर रही है, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। बट इंडिया के केस में ये चेंज कैसा है? सिर्फ मॉडेस्ट है, ओके है, इनसिग्निफिकेंट है, उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जितना हम चाहते थे। स्टिल आज भी हमारी मोस्टली पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में इंगेज्ड है? प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है। तब भी नंबर 1 पर प्राइमरी सेक्टर था, आज भी नंबर 1 पर प्राइमरी सेक्टर ही है। तो आज भी भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। दिस इज चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मेन लाइन याद रखोगे, कैसा है चेंज? मॉडेस्ट है, नोटिसिएबल है, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे। और लास्ट लाइन, आज भी हमारी मोस्टली पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में इंगेज्ड है? प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है। एक टॉपिक और, जॉबलेस ग्रोथ। अच्छा, अब ये जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? मतलब ग्रोथ भी लिखा है, मतलब अच्छी बात है, और एक तरफ लिखा है जॉबलेस, यानी कि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। डायग्राम देखो, कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंट्री की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंट्री की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर लिखा है जॉब्स लेस, जॉब्स की कमी है, मतलब ये कहीं ना कहीं बुरी सिचुएशन है। तो ये दोनों का मिक्स हो गया। देखो कैसे हुआ, हमें पता है हम आउटपुट को 2 तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें कंट्री का आउटपुट इंक्रीज करना है, 2 तरीके हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर करो, ज्यादा से ज्यादा लेबर होगी, अपने आप हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको अपना आउटपुट इंक्रीज करना है, ज्यादा लेबर को हायर कर लो, यानी कि थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। या फिर आप बेटर टेक्नोलॉजी ले आओ, आप एडवांस टेक्नोलॉजी ले आओ, लेबर कांस्टेंट है, आप एडवांस टेक्नोलॉजी ले आओ। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आओगे तभी भी आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। अब इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है? हमारी कंट्री का जीडीपी
तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारा आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आउटपुट हम कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? बेटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पर हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज नहीं कर रहे। समझ में आया? इंडिया के केस में क्या हो रहा है? हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी। यहां पर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज नहीं कर रहे, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, मतलब जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पा रही। इसीलिए इसे हम बोल देते हैं जॉबलेस ग्रोथ, कि लोगों के पास में जॉब्स नहीं है फिर भी कंट्री की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन है जब कंट्री का लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि जीडीपी इंक्रीज होता है। क्यों? विद द यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से चाहे हमारे लेवल ऑफ आउटपुट में इंक्रीज देखने मिले या ना मिले, विदाउट एनी राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारी कंट्री के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमें कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा, फिर भी हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है। दिस इज जॉबलेस ग्रोथ। मेन कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा ग्रोथ प्रोसेस है उसने किसने हाईजैक कर लिया है? एमएनसीज ने। हमारी कंट्री के अंदर ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी एमएनसीज है, बाहर की कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इन मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करती हैं, ये टेक्नोलॉजी से अपना आउटपुट इंक्रीज करती हैं, ये मैन पावर का यूज कम करती हैं, लेबर का यूज कम करती हैं। तो वही है, हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इसे हम क्या बोल देते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। समझ में आया? छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 1 सेकेंड। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कैजुअलाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? देखो, कैजुअलाइजेशन क्या होता है, हम लोगों ने देखा था जब हम हायर्ड वर्कर्स की बात करते हैं तो दो तरह के हायर्ड वर्कर्स होते हैं। एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स, यानी कि डेली वेजर्स, जिन्हें डेली के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, आज आओगे तो तनख्वाह मिलेगी, कल नहीं आओगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जो ग्रोसरी शॉप है, तो जो ओनर है उस शॉप का, उसने एक लड़के को रख रखा होता है, वो लड़का हमें सामान वगैरह पकड़ाता है। वो लड़का क्या है? कैजुअल वर्कर है, जिस दिन जाता है उस दिन की तनख्वाह मिलती है, नहीं गया तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। मेरे फादर का फर्नीचर बिजनेस है, उन्होंने अपनी शॉप पर कुछ कारपेंटर्स को हायर कर रखा है, 4-5 कारपेंटर्स हैं। वो 4-5 कारपेंटर्स क्या हैं? कैजुअल वर्कर्स हैं। जाएंगे तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं जाएंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। जो बंदा पॉलिश करने आता है वो कैजुअल वर्कर है। तो ये क्या होते हैं? कैजुअल वर्कर्स होते हैं। और एक होते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। रेगुलर सैलरीड वर्कर्स यानी कि जो लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, जो परमानेंट पेरोल पर होते हैं, जिन्हें मंथली सैलरी मिलती है, जिन्हें अलग अलग तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, पीएफ का पैसा हो गया, पेंशन वगैरह सारी चीजें। अब कैजुअलाइजेशन क्या होता है? जब हमारी टोटल वर्कफोर्स, जितने भी लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, उस टोटल वर्कफोर्स के अंदर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जाए। जब हमारी टोटल वर्कफोर्स में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जाए, इन लोगों का परसेंटेज बढ़ता जाए, इस सिचुएशन को बोला जाता है कैजुअलाइजेशन। क्या कहते हैं? कैजुअलाइजेशन। समझ में आया? जब हमारी टोटल वर्कफोर्स में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जाए ना, जो उस ग्रोसरी शॉप पर लड़का काम कर रहा है, कारपेंटर्स जो काम करते हैं, पॉलिश वाले हो गए, जो इस तरह का काम करते हैं, साड़ी की दुकान पर आपने देखा होगा 2-4 भैया होते हैं जो साड़ी दिखाते हैं, वो कोई रेगुलर वर्कर्स थोड़ी ना होते हैं, वो कैजुअल वर्कर्स है। जब हमारी टोटल वर्कफोर्स में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जाता है ना, इस सिचुएशन को हम लोग बोल देते हैं कैजुअलाइजेशन। समझ में आया? बुरी सिचुएशन है यार। रेगुलर सैलरीड वर्कर्स का प्रपोर्शन बढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि इनके पास में सारे फायदे हैं, इन्हें हर तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, सारे सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। इन्हें तो कोई फायदा नहीं मिल रहा, ये तो मतलब परमानेंट जॉब भी नहीं है, डेली के हिसाब से पैसा मिल रहा है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कैजुअलाइजेशन। आवर वर्कफोर्स इंक्लूड्स अ
लार्ज परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स। हमारी कंट्री की जो वर्कफोर्स है उसके अंदर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये परसेंटेज डे बाय डे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि एजुकेशन लोगों को नहीं मिल पा रही है प्रॉपर। गाँव के अंदर अगर हम बात करें, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी ऑफिस में तो जॉब लगेगी नहीं, अगर रेगुलर सैलरीड वर्कर तो बनोगे नहीं, तो आपको कैजुअली हायर्ड वर्कर ही तो बनना पड़ेगा, ऐसा काम ही तो करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स देखो 1972 से 73 की अगर हम बात करें तो टोटल वर्कफोर्स में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज ये था 23.2% था। 23% समझ लो। 2017-18 के अंदर ये नंबर इंक्रीज होकर 25% हो गया। मतलब कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की बात करें, जिनका खुद का कोई ठेला है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, सब्जी वाले भैया हो गए, खुद का काम है, खुद का ठेला है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एक फर्नीचर बिजनेस हो गया, कपड़े की दुकान हो गई, मेडिकल स्टोर हो गया, हमारे घर के बाहर जो राशन शॉप्स हैं, जिन लोगों ने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, जो खुद के फार्म्स पर, खेतों पर काम कर रहे हैं। 1972 से 73 की बात करें तो ये परसेंटेज था 61.4%। अब ये कम हो के कितना हो गया है? 52.2% हो गया है। चलो भाई ये तो सही है, ये तो कम हुआ है। रेगुलर सैलरीड वर्कर्स की बात करें तो 72-73 में ये परसेंटेज 15% था। अब बल्कि ये नंबर इंक्रीज होके कितना हो गया है? 22.8% हो गया है। तो ये भी अच्छी बात है। रेगुलर सैलरीड वर्कर्स इंक्रीज हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हमारे क्या हुए हैं? डिक्रीज हुए हैं। लेकिन यहाँ देखो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो वही है, जब हमारी वर्कफोर्स के अंदर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जाता है, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कैजुअलाइजेशन। कारण क्या है? बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर फाउंड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर मोस्टली वर्कर्स हमारे कैसे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, जिन्होंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, जो बेसिकली क्या करते हैं? अपने फार्म्स के ऊपर काम करते हैं या फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। पीपल वर्क ऑन देयर ओन फार्म्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज। वही लिखा है, लोगों को खुद के फार्म्स पर काम करना पड़ता है क्योंकि गाँव के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी कि फार्मिंग के अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हैं। गांवों के अंदर हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अच्छा ये क्या होता है? वैसे आगे चल के आएगा। देखो एक फार्म है, एक खेत है, मान लो इस खेत पर 3 लोगों की जरूरत है। इस खेत पर 3 लोगों की जरूरत है। 3 लोग अगर काम करते हैं तो आराम से प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है भाई, 3 लोग हैं, एक है हमारे पापा, एक है चाचा और एक है ताऊजी। ये 3 लोगों की जरूरत है। अब मान लो इनके बच्चे हुए, ठीक है भाई, इनके 2 बच्चे हो गए और इनके भी 2 बच्चे हो गए मान लो। अब यहाँ पर इसी खेत पर 4 लोग और काम करने लग गए। जब 3 लोग काम कर रहे थे तब भी प्रोडक्शन हो रहा था मान लो 100 kg का। ठीक है, जब पापा, चाचा और ताऊजी काम कर रहे थे तब प्रोडक्शन हो रहा था 100 kg का। अब भाई चाचा के 2 बच्चे हो गए और ताऊजी के 2 बच्चे हो गए, 4 लोग और आ गए, टोटल 7 लोग इस खेत पे काम कर रहे हैं। अभी भी प्रोडक्शन 100 kg ही हो रहा है। तो भाई यहाँ पर दिखने में तो लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 के 7 लोग क्या है? एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये 4 एक्स्ट्रा आए तो भी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ ना, क्योंकि पीस ऑफ लैंड तो लिमिटेड है ना, उस लैंड पर इतनी ही फार्मिंग हो सकती है। अगर आप 10 बंदे और ले आओगे थोड़ी ना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। फार्मिंग तो उतनी ही होगी, प्रोडक्शन तो उतना ही होगा। तो दिखने में तो लग रहा है कि 7 के 7 लोग क्या है? एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये जो 4 हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। इनके आने की वजह से प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। ये चले जाएंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आए हैं तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस सिचुएशन को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। दिखने में 7 के 7 एम्प्लॉयड हैं लेकिन एक्चुअली 3 ही एम्प्लॉयड हैं, बाकी 4 क्या है? डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं। अब इस सिचुएशन में ये जो 4 हैं, ये 4 लोग माइग्रेट होके कहाँ आते हैं? अर्बन एरियाज में आते हैं, शहरों में आते हैं जॉब करने। पढ़े लिखे नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है। तो जब ये अनस्किल्ड रूरल लोग अर्बन एरियाज में आएंगे तो अर्बन एरियाज में आके सैलरीड एम्प्लॉयज तो नहीं बन सकते, इन्हें ऑफिसेज वगैरह में तो काम नहीं मिलेगा। ये क्या बन जाते हैं? यहाँ आके कैजुअली हायर्ड वर्कर्स बन जाते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे काम करते हैं, डेली वेजेस बन जाते हैं, डेली के हिसाब से इन्हें पे मिलती है। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? कैजुअलाइजेशन हो रहा है। समझ में आया? पहला टॉपिक क्लियर है, कैजुअलाइजेशन क्या होता है। देखो एग्जाम में या तो कैजुअलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा या फिर इनफॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक से तो क्वेश्चन आएगा, इसलिए दोनों पढ़ के जाने इंपॉर्टेंट है।
सेकंड आता है इनफॉर्मलाइजेशन। क्या? इनफॉर्मलाइजेशन। देखो इनफॉर्मलाइजेशन बाद में समझेंगे, सबसे पहले ये समझो, दो सेक्टर्स होते हैं हमारी कंट्री में, एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। पहली बात तो फॉर्मल सेक्टर को ही हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ आर इकोनॉमी। अब इस फॉर्मल सेक्टर में क्या आते हैं? इसमें सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स फॉर्मल सेक्टर में आ गए। सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस आ जाते हैं, जैसे रेलवेज हो गया है, जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, जितने भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, वो सारे किस में आते हैं? फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो किस में आते हैं? फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस में भी वो एंटरप्राइजेस आते हैं जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। क्या समझ में आया? फॉर्मल सेक्टर में सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, सारे के सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस आ जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आ जाते हैं। और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स भी वो आते हैं जहां पर कम से कम 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जैसे बैंक्स हो गए, जैसे एमएनसीज हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जहां पर मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, 10 से कम नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? और बचे हुए लोग किस में आते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इनफॉर्मल में गवर्नमेंट वाला तो आया नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट वाले तो सारे किस में आ गए? फॉर्मल सेक्टर में आ गए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो वाले जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं, 10 से कम एम्प्लॉइज हैं, वो किस में आता है? इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। समझ में आया? फॉर्मल सेक्टर कौन सा है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जहां पर सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, पब्लिक कंपनीज आ जाती हैं, सरकार के एंटरप्राइजेस आ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर के वो एंटरप्राइजेस आते हैं जहां पर कम से कम 10 लोग तो होने चाहिए, 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग होने चाहिए। किस में आया? फॉर्मल सेक्टर के अंदर। वर्कर्स वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर आर फॉर्मल वर्कर्स। यहां पर जो लोग काम करते हैं उन वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल वर्कर्स। इमेज देख लो, इमेज से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर इसमें नहीं आएगा, वो ऊपर वाले में आ गया। और प्राइवेट सेक्टर में भी 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो फॉर्मल में आएगा। 10 से कम लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। यहां पर जो लोग काम करते हैं उन्हें हम इनफॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं। जैसे साड़ी की दुकान पर ये भैया जो काम कर रहे हैं, ये किस में आएंगे? इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आएंगे। ये बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस देखें। देखो फॉर्मल सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, बैंक्स में, एमएनसीज में, हॉस्पिटल्स वगैरह में, इन अच्छी अच्छी जगहों पे जो काम करते हैं, उन्हें हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हें पेंशन भी मिलती है, उन्हें पीएफ का पैसा भी मिलता है। हर महीने एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट कटता जाता है और थोड़ा अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो इकट्ठा होता जाता है। जब बंदा रिटायर होता है, नौकरी छोड़ के जाता है, तब उसे पीएफ का पैसा मिलता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा। इन लोगों को, जो साड़ी की दुकान पर लोग काम कर रहे हैं, जो कारपेंटर्स हैं, जो पेंटर है, जो पॉलिश वगैरह कर रहे हैं, हमारे घर के बाहर जो राशन शॉप है उस पे जो बच्चा काम कर रहा है, जो बॉय काम कर रहा है, इन्हें किसी तरह के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कोई पीएफ का पैसा, पेंशन वगैरह नहीं मिलते। ये अपना ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, अपना ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। ये अपने ट्रेड यूनियंस फॉर्म नहीं कर सकते, इनके पास में ऐसे कोई राइट्स नहीं है। इनके लिए सरकार ने भी बहुत सारे लॉज बनाए हैं, जैसे लेबर लॉज होते हैं, अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, इन्हें एक प्रॉपर सैलरी तो मिलनी चाहिए, एक लिमिटेड सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। मार्केट की अनसर्टेनिटीज से बचाने के लिए, मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए सरकार ने इनके लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं। लेकिन इनके लिए किसी भी तरह के कोई लॉस नहीं है। ये कभी भी मार्केट की अनसर्टेनिटीज को फेस कर सकते हैं। कभी भी मान लो कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई आ गई, जॉब्स नहीं है, रिसेशन वगैरह आ गया, तो इनकी जॉब्स चली जाती है, इन्हें निकाल दिया जाता है। ये रेगुलर वर्कर्स की तरह है, बैंक्स वगैरह में काम करते हैं। ये डेली वेजर्स की तरह है, इन्हें डेली के अकॉर्डिंग पे करा जाता है। आ जाओगे तो तनख्वाह मिलेगी, कल नहीं आओगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब इनफॉर्मलाइजेशन होता क्या है? जब हमारी टोटल वर्कफोर्स में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ रहा था, उसे हमने क्या बोला था? कैजुअलाइजेशन। जब हमारी टोटल वर्कफोर्स में इनफॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जाए और फॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज कम होता जाए, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। वही लिखा है, एक ऐसी सिचुएशन जब हमारी टोटल वर्कफोर्स के अंदर फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका परसेंटेज तो कम होता जाए, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका परसेंटेज इंक्रीज होता जाए, इसे हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मलाइजेशन। और इसी की वजह से जन्म होता है कैजुअलाइजेशन का। किसका जन्म हो जाता है?
कैजुअलाइजेशन का। समझ में आया क्या होता है? जब हमारी टोटल वर्कफोर्स के अंदर इनफॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज इंक्रीज होता जाए, फॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज कम होता जाए, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इनफॉर्मलाइजेशन। और इसी की वजह से जन्म होता है कैजुअलाइजेशन का, क्योंकि इन्हीं वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं? कैजुअली हायर्ड वर्कर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है, दोनों में से एक पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आगे देखो, बात करते हैं, यही डाटा है, इस डाटा को हमें समझना है। देखो, ये है फॉर्मल सेक्टर, ये है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर के अंदर मैंने क्या बताया? जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो किस में आ जाते हैं? फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के भी वो एंटरप्राइजेस जहां पर मिनिमम 10 और मोर देन 10 से ज्यादा वर्कर्स होने चाहिए, वो किस में आएगा? फॉर्मल सेक्टर में आएगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है, प्राइवेट के वो एंटरप्राइजेस जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं, 1 to 9 लोग काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर। जरा ध्यान से देखना, प्रेजेंटली 6% ऑफ आर टोटल वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन फॉर्मल सेक्टर। हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है, सिर्फ 6% लोग ही ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। बचे हुए 94% लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। वो तो ग्राफ देखकर भी समझ में आ रहा है। सिर्फ 6% लोग, यानी कि 30 मिलियन, 24 + 6 कितना हो गया? 30 हो गया ना, मिलियंस में दे रखा है। 30 मिलियन लोग ही ऐसे हैं जो कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। बचे हुए 94%, यानी कि 310 + 133, ये रेड वाले मेल्स हैं, ब्लू वाली फीमेल्स हैं, तो 310 133, ये कितना हो गया? 443। 443 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें, इस वाले की बात करें, तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर 20% फीमेल्स हैं। आप देख लो, ये कितने हैं? टोटल 30 है, 30 और 6 कितनी है? इसमें फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स का परसेंटेज कितना है? 20% फीमेल्स हैं। और अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो 30% क्या है? फीमेल्स है। समझ में आया क्या बताया मैंने? हमारी जितनी भी टोटल वर्कफोर्स है, उसमें से 6% लोग कहां काम कर रहे हैं? फॉर्मल सेक्टर में। 94% लोग कहां काम कर रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में। अगर हम फीमेल्स की बात करें फॉर्मल सेक्टर में, तो फीमेल्स का परसेंटेज है 20%। अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर में फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स का परसेंटेज कितना है? 30%। मतलब कुल मिला के दिमाग में रखना है, फॉर्मल सेक्टर में लोग कम काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तो कंट्री में क्या हो रहा है? इनफॉर्मलाइजेशन देखने मिल रहा है। समझ में आया? आगे टॉपिक आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेस हैं, और उस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए हमारी सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मैंने पहले भी बताया है, एक इंसान काम करना चाहता है, मार्केट में उसे जो भी वेजेस मिल रही हैं, काम करने के लायक भी है, फिर भी बंदे को काम नहीं मिल रहा है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन पर्सन्स आर विलिंग टू वर्क, व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, जब लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, जो भी तनख्वाह मिल रही है इस पे लोग काम करने को तैयार हैं, एबल टू वर्क है, काम करने के लायक भी हैं, बॉडी सही है, काम कर सकते हैं, फिर भी अगर उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, वैसे तो हमारी कंट्री में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बहुत सारी बेरोजगारी होती है। हमारे चैप्टर में हमें 2 अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने हैं, एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीछे भी मैंने बताया था, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? अभी पीछे मैंने बताया था, एक फार्म है, एक खेत है, इस खेत पर जरूरत है कि इस खेत पर 3 लोग काम कर ले, इस खेत पर जरूरत है कि 3 लोग काम कर ले। जब 3 लोग इस खेत पर काम करते हैं तो 100 kg राइस का प्रोडक्शन होता है। लेकिन मान लो पापा है, चाचा है, ताऊजी हैं, इनके भी बच्चे होते गए, अब इस खेत पर 4 लोग और आते हैं काम करने के लिए। टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं? 7 लोग काम कर रहे हैं। जब 3 लोग काम कर रहे थे तो भी प्रोडक्शन 100 kg हो रहा था, जब 7 लोग काम कर रहे हैं तो भी प्रोडक्शन 100 kg ही हो रहा है, क्योंकि पीस ऑफ लैंड तो लिमिटेड है ना, वो तो इंक्रीज नहीं हो सकता ना। तो दिखने में तो लग रहा है कि 7 के 7 लोग क्या है? एम्प्लॉयड हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मोहल्ले वालों को दिखने में लग रहा है यार यहाँ पे तो 7 के 7 काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये जो 4 हैं वो एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसी सिचुएशन
when number of persons engaged in a job is much more than actually required to accomplish it. एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है, लेकिन उस जॉब पर और भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 7 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं. There would be no change in the total production if some workers are withdrawn from the job. अगर हम इन 4 को निकाल भी ले, विड्रॉ भी कर ले, तो भी हमारे टोटल प्रोडक्शन में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा. इसे हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. इफ ओनली 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट अ फार्म, मान लो एक खेत पर 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन उसी खेत पर अगर 7 लोग काम कर रहे हैं, तो देखा जाए तो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं. इन तीनों लोगों को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयमेंट है. अब इसके देखो क्या क्या कॉजेज है. एक तो हमारी कंट्री में चलता है जॉइंट फैमिली सिस्टम. कौन सा सिस्टम चलता है? जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है कि भाई दादाजी हैं, दादाजी के खेत पर ही बच्चे काम कर रहे हैं, पापा चाचा और ताऊजी वगैरह काम कर रहे हैं, उसी खेत पर अब चाचा के बच्चे, हम लोग और ताऊजी के बच्चे भी काम कर रहे हैं. तो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स कंटिन्यूअसली एक ही फार्म पर काम करते जाते हैं. पीस ऑफ लैंड तो सेम ही है, इतना सा पीस ऑफ लैंड है, उसी पर 10-10 लोग काम कर रहे हैं. क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. देखा जाए तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड तो कम हो रहा है ना. पहले इस पीस ऑफ लैंड पर एक इंसान काम करता था, दादाजी. अब इसी पीस ऑफ लैंड पर और 3 लोग आ गए, पापा भी आ गए, चाचा भी आ गए, ताऊजी भी आ गए, 4 लोग काम कर रहे हैं. इसी पीस ऑफ लैंड पर इनके एक और बच्चे आ गए, तो एक ही पीस ऑफ लैंड पर इतने लोग काम करते जा रहे हैं. पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड क्या होता जाता है? कम होता जाता है. और मेन रीजन क्या है? गांव के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है. फार्मिंग के अलावा लोगों के पास और कोई ऑप्शंस नहीं है. वहां पर बैंक्स नहीं है, एमएनसीज नहीं है, इतने ज्यादा स्कूल्स वगैरह भी नहीं है. तो लोगों के ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है. लोगों को मतलब कुछ नहीं है, प्रेशराइज होकर इन्हीं फार्म्स पर काम करना होता है. समझ में आया? दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर पर्सन एम्प्लॉयड है, उसे काम धंधा मिल रहा है, वो कमा रहा है, लेकिन साल के बाकी सीजन में पर्सन क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गया. हम एक किसान की बात करते हैं, वो किसान एक क्रॉप उगाता है. सिर्फ कितनी क्रॉप्स उगाता है? एक ही क्रॉप उगाता है. तो जब वो एक क्रॉप उगाता है तो वो साल के 5 से लेकर 7 महीने तक, मान लो 5 से लेकर 6 महीने तक, मान लो 5-6 महीने तक वो बिजी है, वो पैसा कमा रहा है, वो सारा दिन फार्मिंग वगैरह करता है, क्रॉप्स वगैरह उगाता है. लेकिन बाकी ऑफ सीजन, जब उस क्रॉप का सीजन ही नहीं है, जब वो क्रॉप नहीं उगा सकता, उस टाइम पर वो पर्सन क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयड हो जाता है. इस पर्सन को हम क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयड. इसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी एक तरह का रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है. बेसिकली रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है? एक सीजनल ऑक्यूपेशन है. ऑफ सीजन के टाइम पर जो हमारे फार्म वर्कर्स होते हैं, उनके पास में कोई जॉब्स नहीं होती, और गांव के अंदर वैसे भी नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. तो ऑफ सीजन के टाइम पर हमारे फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. और देखो ऐसा हो सकता है, अगर फार्मर 3-4 क्रॉप्स उगाए तो वो पूरे साल बिजी रहेगा, फिर वो सीजनली अनएम्प्लॉयड नहीं होगा. लेकिन गांव के अंदर इरिगेशन की फैसिलिटीज भी तो कम है, प्रॉपर वाटर सप्लाई भी तो नहीं है. तो यहाँ पर फार्मर को फोर्सफुली एक ही क्रॉप उगानी पड़ती है. वो 2-3 क्रॉप्स नहीं उगा पाता, वो मल्टी क्रॉपिंग नहीं कर पाता. इस वजह से फार्मर ऑफ सीजन में क्या होता है? अनएम्प्लॉयड होता है. समझ में आया? तो 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट याद रखने हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब 2 छोटे-छोटे से क्वेश्चंस है. What are the 2 ways of tackling the problem of disguised unemployment? ये जो disguised unemployment की प्रॉब्लम है, इसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं, सरकार कैसे टैकल कर सकती है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट. हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट पढ़ा था ना. रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, गांव के अंदर भी नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होनी चाहिए. जैसे गांव में बहुत सारे बैंक्स खुले, वहां पर हॉस्पिटल्स खुले, वहां पर स्कूल्स वगैरह खुले, वहां पर भी कंपनीज एस्टैब्लिश हो. सरकार अपनी कंपनीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वहां पर सेटअप करे, ताकि वहां पर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले. तो अपने आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम गांव से सॉल्व हो जाएगी. डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंडस्ट्रीज दैट लीड्स टू रूरल अर्बन माइग्रेशन. अर्बन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो, ताकि रूरल एरियाज से लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आए, तो भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. याद रहेंगे 2 क्या क्या तरीके हैं. एक तो गांव के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, ताकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो. अर्बन एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप हो, ताकि लोग माइग्रेट होके अर्बन एरियाज आ जाएं और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो.
एक क्वेश्चन और है, इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलेंट इन एग्रीकल्चर अलोन? ये जो हम लोगों ने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, क्या ये हमें सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलता है, किसी और सेक्टर में देखने को नहीं मिलता? देखो, पहली बात, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलता है, मोस्टली। लेकिन ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहां पर भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि यहां पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आइडल बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं होता करने के लिए, आराम से कचौरी समोसा खाएंगे, पार्टी करेंगे, आइडल बैठे रहते हैं। सब जगह की बात नहीं कर रही, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ जगह की बात कर रही हूं। एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जहां पर 10 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पर 15 लोगों की जॉब लगी हुई है। तो दिखने में तो ये बाकी के 5 क्या है, आइडल हैं, आराम से बैठे हैं, पार्टी वगैरह कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। इट शोज दैट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। इससे पता चलता है कि जहां पर, वहां पर जितने लोगों की जरूरत है, जितने लोग रिक्वायर्ड हैं, उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो यहां पर भी हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है। समझ में आया? लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो हम लोगों ने देखा अनएम्प्लॉयमेंट, और भी बहुत तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं अर्बन एरियाज के अंदर। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी लोगों की नौकरियां नहीं लग रही। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या कारण है? एक तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सबकी कैसे नौकरी लगेगी। एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, इसकी वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी है, इसीलिए बेचारा फार्मर मल्टी क्रॉपिंग नहीं कर पाता। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, किसी की जॉब लग भी रही है दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में, तो भी फैमिली का प्रेशर होता है, जॉइंट फैमिली का प्रेशर है कि नहीं जाओ, यहीं कर लो, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। ये इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन आज यहां पर भी इंप्लॉयमेंट नहीं है। लोगों के अंदर सेविंग हैबिट कम है, पैसा सेव नहीं कर पाएंगे तो पैसे को इन्वेस्ट कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो कैपिटल फॉर्म कम होगी, लोग खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट नहीं कर सकते। मोबिलिटी ऑफ लेबर कम है, यहां पर भी बताया था। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, किसी की जॉब लग भी रही है बाहर तो फैमिली का प्रेशर होता है, नहीं यार मत जाओ, यहीं पर आसपास कर लो, चाहे कम पैसों की नौकरी कर लो। तो ये सारे रीजन है कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। नंबर 1 क्या है? स्लो ग्रोथ रेट। देखो, हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट कम है, हमारी कंट्री के अंदर आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा जीडीपी कम है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम है। सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स इज मच मोर देन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, लेबर सप्लाई ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कंट्री की ग्रोथ ही इतनी कम है, आउटपुट ही इतना कम है कि हमारी कंट्री के अंदर इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पा रही। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स तो कम होंगी। एक पिज्जा है, खाने वाला एक जना है, अकेला ले जाएगा, 2 जने हैं आधा आधा मिलेगा, 3 जने हैं और कम हो जाएगा, 4 जने हैं 1/4 मिलेगा। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, ऑफ सीजन के टाइम पर बेचारा हमारा फार्मर क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। अगर आपको फार्मिंग करनी है तो सिंचाई तो करनी होगी, अपनी क्रॉप्स को पानी तो देना पड़ेगा। सिर्फ 44% लैंड ही ऐसा है हमारा विच इज कवर्ड अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, बाकी लैंड के लिए हमारे पास में कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। तो फार्मर बेचारा चाहते हुए भी मल्टी क्रॉपिंग नहीं कर सकता, एक साथ 2 या 3 क्रॉप्स उगा नहीं सकता, वो सिर्फ एक ही क्रॉप उगाता है। तो बाकी सीजन टाइम पर, ऑफ सीजन के टाइम पर फार्मर क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, दादाजी उस फार्म पर काम कर रहे थे, पापा चाचा ताऊ जी भी उसी फार्म पर काम कर रहे हैं, उनके बच्चे भी उसी फार्म पर काम कर रहे हैं, सब लोग सेम पीस ऑफ लैंड पर काम कर रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। वो भी कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को तो एकदम बर्बाद कर दिया। ये स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती, आज ये इंडस्ट्रीज कम है तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। हमारी कंट्री के अंदर सेविंग हैबिट्स कम है, लोग पैसा सेव कम करते हैं, सेव कम करेंगे, पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। अगर लोग पैसा सेव करेंगे तो उसी पैसे को फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे, कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज डालेंगे। लेकिन सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट कम है,
कम कैपिटल फॉर्म होती है, कैपिटल ही कम है, तो ऑब्वियस ही बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होगी, कोई लोग खुद का काम धंधा नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर बताया था, हमारा फैमिली प्रेशर होता है, सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि किसी की अगर जॉब लग भी रही है, शहर में नौकरी लग रही है, किसी बड़ी सिटी में जॉब लग रही है, तो फैमिली का प्रेशर होता है कि अपने तो यही कर लो, चाहे कम कमा लो, बट दूसरी जगह नहीं जाना। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। समझ में आ गए कॉजेस, इजी से थे, एक बार रीडिंग लगा लेना। एक लास्ट टॉपिक आता है गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये टॉपिक आपकी पुरानी वाली बुक के अंदर नहीं है, अगर आप टीआर जैन बुक का ओल्ड एडिशन फॉलो कर रहे हो ना, तो उसमें ये टॉपिक नहीं होगा, न्यू वाली के अंदर गिवन है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए। तो हम एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, वो प्रोग्राम्स जो बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, 1990 से चलते हुए आ रहे हैं, ये समझ लो। तो ये तो वो प्रोग्राम्स है सरकार के जो आज की डेट में नॉन एक्टिव हैं, आज की डेट में ये प्रोग्राम्स नहीं चल रहे। ये वो प्रोग्राम्स है जो आज की डेट में एक्टिव हैं, आज भी चल रहे हैं। तो देखो ध्यान से समझना, ये वो प्रोग्राम्स है जो आज की डेट में नॉन एक्टिव है, नहीं चल रहे, तो इनकी आपको सिर्फ एक बार रीडिंग लगानी है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये वो प्रोग्राम्स है जो आज की डेट में एक्टिव है, चल रहे हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे आपको अच्छे से करना है। समझ में आया? तो एक बार मैं पहले ये वाले बता देती हूँ जो प्रेजेंटली एक्टिव है, इन्हें आपको समझना है, इनकी सिर्फ रीडिंग लगानी है। पहला है, इंपॉर्टेंट है, वो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो आज एक्टिव है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा इसे बोलते हैं। क्या है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए एमसीक्यू के लिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा। ये प्रोग्राम कब आया? 2005 के अंदर आया। सारी चीजें याद रखना। यहां पर क्या करा जाता है, कम से कम जो हमारे रूरल एरियाज के अंदर जो लोग अनएम्प्लॉयड है, उन्हें मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट सरकार प्रोवाइड करती है। प्रोग्राम कब आया? 2005 के अंदर। जो लोग गांव के अंदर अनएम्प्लॉयड है, सरकार उन्हें मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, उन्हें अच्छी खासी जो भी एक मिनिमम वेज रेट है वो वेजेस ऑफर करी जाती है। इन लोगों से सरकार रोड्स वगैरह बनवा लेती है, डैम्स वगैरह बनवा लेती है, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो जाता है, काम का काम हो गया, इन्हें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है। याद रहेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया? 2005 के अंदर। यहां पर सरकार जो लोग गांव के अंदर अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें गांव के अंदर मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसी का नाम आजीविका भी है। आज इसका नाम रीनेम हो गया है, इसका नया नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या नाम है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 90 लाख पर्सन। इस स्कीम के अंदर ये एम करा जा रहा है कि कम से कम 90 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएगी। अब वो सरकार कैसे भी प्रोवाइड करे, खुद का कोई एंटरप्राइजेस सेटअप करे, चाहे इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए ये कोई खुद का छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर सके, दुकान वगैरह खोल सके, इसके लिए चाहे सरकार इन्हें लोन दे, कैसे भी करे, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि इस स्कीम के अंडर कम से कम 90 लाख पर्संस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये कोई खुद का काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इनको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ जितना यहां पर लिखा है सिर्फ इतना आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजना कब आई? दिसंबर 2000 के अंदर आई। कुछ नहीं है, जो हमारे गांव के अंदर अनकनेक्टेड एरियाज है, जो रिमोट एरियाज वगैरह हैं, उनके लिए रोड्स बनाई जा रही हैं ताकि उन एरियाज को भी अर्बन एरियाज से, पॉश एरियाज से कनेक्ट करा जा सके, ताकि गांव से जो लोग फार्मर्स वगैरह हैं वो अपने प्रोड्यूस को शहरों में लाके, अर्बन एरियाज में लाकर सेल कर सके। समझ में आया? सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, रोड्स बनाई जाए जो गांव के अनकनेक्टेड एरियाज को अर्बन एरियाज से कनेक्ट करेंगे, ताकि फार्मर्स वगैरह या फिर जो भी लोग बिजनेसमैन वगैरह हैं गांव के अंदर, वो अपने प्रोड्यूस को अर्बन एरियाज में सेल कर सके। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, पुराने प्रोग्राम्स हैं जो आज भी एक्टिव हैं। अब ये कौन से एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं? पुराने प्रोग्राम्स हैं जो आज एक्टिव नहीं है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा रीडिंग लगानी है इनके बारे में हमें। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY, ये प्रोग्राम कब आया था? 1993 के अंदर। फर्स्ट प्रोग्राम है जिसका मकसद था कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज। जो लोग अर्बन एरियाज के अंदर एजुकेटेड हैं फिर भी वो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें जॉब वगैरह नहीं मिल रही, इसका मकसद है कि ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, खुद का कोई छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर सके। समझ में आया? प्रोग्राम कब आया? 1993 के अंदर। मकसद क्या है कि अर्बन एरियाज में, शहर में जो लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट वगैरह हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पर
सरकार खुद का कोई नया एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए इन लोगों को लोन देती है 1 लाख रुपीस तक का। और इसके अलावा अगर कोई और एक्टिविटी करनी है, खुद का ही कोई काम धंधा, तो सरकार उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है 2 लाख रुपीस तक का। सेकेंड है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। कब आई ये योजना? December 1, 1997 को। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्संस। मकसद वही है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड है, जिन्हें कम पैसा मिल रहा है, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, उन्हें कोई छोटी मोटी उनकी नौकरी लग सके, छोटी मोटी जॉब वो कर सके। सरकार लोन वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, खुद का कोई एंटरप्राइजेस वगैरह सेटअप कर सके। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये स्कीम कब आई? 1 अप्रैल 1995 को। लोन ऑफ ₹25 लाख टू रूरल एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप देयर ओन एंटरप्राइजेस। अगर कोई रूरल पर्सन अपना कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज सेटअप करना चाहता है तो इस स्कीम के अंडर उस पर्सन को 25 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा जाता है। बाद में पर्सन को लोन का अमाउंट इंटरेस्ट भी रिटर्न करना पड़ेगा, बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट की रेट्स होती है ना, ये मॉडरेट होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर सरकार उस बंदे को 25 लाख तक का लोन देती है ताकि वो खुद का कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज, कोई दुकान वगैरह सेटअप कर सके। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये स्कीम कब आई थी? 2008 के अंदर आई थी। इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ हेल्प ऑफ 25 लाख। अगर कोई पर्सन खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सेटअप करना चाहता है जहां पर वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगा, जैसे फर्नीचर शॉप वगैरह हो गई, कपड़ों की कोई दुकान वगैरह हो गई, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जाएगा, तो उसे सरकार लोन प्रोवाइड करेगी 25 लाख रुपए तक का। और अगर कोई पर्सन अपनी कोई सर्विसेज देना चाहता है, खुद का कोई क्लिनिक सेटअप करना चाहता है, सीए सर्विसेज देना चाहता है, किसी भी तरह की कोई सर्विसेज देना चाहता है, तो उस काम के लिए सरकार लोन प्रोवाइड करेगी 10 लाख रुपीस तक का। और लास्ट है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। ये योजना आई अप्रैल 1999 के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वर एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने रूरल एरियाज के अंदर बहुत सारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेटअप करे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब घबराना नहीं कि मैम इतना सारा कैसे याद होगा, एक बार प्रॉपर्ली रीडिंग लगाना। याद आपको सिर्फ इसको करना है जो प्रेजेंटली एक्टिव है, जो आज एक्टिव ही नहीं है वहां से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। सिर्फ एक बार रीडिंग लगानी है ताकि डेट वेट आपको पता रहे, फुल फॉर्म पता रहे, ठीक है। अब आ जाओ भाई मेन बात पर, वही लास्ट टॉपिक चल रहा है। रिसेंटली हमारी सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन सी योजना, स्कीम लेकर आई ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सके। वो तो पुरानी स्कीम्स थी, उसमें से कुछ आज भी एक्टिव है, जैसे मनरेगा हो गया, NRLM हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये तो आज भी एक्टिव हैं। लेकिन ये क्या है? रीसेंट स्कीम्स हैं, रीसेंट योजनाएं हैं जो कोविड के टाइम पर हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है। ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, क्या? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये योजना सरकार कब लेकर आई? 2020 के अंदर लेकर आई। अब ये जितनी भी योजना है ना, ये हमारी करंट गवर्नमेंट लेकर आई है, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। तो ये योजना कब आई? 2020 के अंदर आई। दिस योजना वॉज टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इस योजना का मतलब क्या है? जिन लोगों का कोविड-19 के अंदर धंधा खराब हो गया, बिजनेस पूरा का पूरा ठप पड़ गया, उन लोगों को सरकार कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है ताकि ये लोग दोबारा से खुद का कोई बिजनेस सेटअप कर सके, खुद का कोई एंटरप्राइज सेटअप कर सके। क्योंकि ये लोग खुद का बिजनेस सेटअप करेंगे तो यही लोग 4 लोगों को और जॉब्स प्रोवाइड करेंगे ना, इनकी वजह से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। तो ये क्या है? जिन लोगों का कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर कोई लॉस हुआ है, जॉब्स वगैरह चले गई या फिर उनका एंटरप्राइज पूरा का पूरा ठप हो गया, कोई बिजनेस पूरा पूरा खराब हो गया, सरकार इन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है, मॉनेटरी हेल्प देती है ताकि ये खुद का कुछ क्रिएट कर सके, एंटरप्राइज सेटअप कर सकें, ताकि ये लोग और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें। सेकंड है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। क्या? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। यहां पर आपको ये याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म्स गिवन होंगी, फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ये भी ऊपर वाले की तरह ये योजना कब आई? 1 अप्रैल 2016 के अंदर। यहां पर भी गवर्नमेंट जिन लोगों का कोविड के टाइम पर कोई लॉस हो गया, उनका बिजनेस वगैरह खराब हो गया, उन्हें
फाइनेंशियल हेल्प देती है ताकि वो खुद का नया एंटरप्राइज सेटअप कर सके, ताकि वो और ज्यादा कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकें। अब यहाँ पर सरकार एक काम और करती है, एम्प्लॉयर मतलब जिसका एंटरप्राइज है वो एम्प्लॉयर है, उसके यहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं, जो बंदे काम करते हैं वो कौन होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। अब देखो अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें, एक अच्छे जॉब की बात करें, तो एम्प्लॉयर जो होता है वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है एम्प्लॉय के लिए। जो जॉब प्रोवाइडर है, जो बॉस है, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, जिसे बोलते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। क्या बोलते हैं, ईपीएस, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ईपीएस क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ये एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है, जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है तब उसे ईपीएस का पैसा मिलता है। और एक होता है ईपीएफ, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी से में से हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट कटता जाता है और ये अमाउंट इकट्ठा होता जाता है, ये अमाउंट एम्प्लॉयर के पास ही रहता है। जो एम्प्लॉय है, जो बंदा जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी में से हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट कटता जाता है और ये अमाउंट एम्प्लॉयर के पास में रहता है, बॉस के पास में रहता है। जब बंदा जॉब छोड़ के जाता है तब बंदे को ये सारा पैसा मिल जाता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा। तो इसमें एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, और एम्प्लॉय भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड के पैसे के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें से 12% जो शेयर है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करती है। दिस एग्जम्स एम्प्लॉयज फ्रॉम पेइंग ईपीएफ। एम्प्लॉय जो प्रोविडेंट फंड का पैसा दे रहा है उसमें भी 12% सरकार कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, और जो एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम के अंदर डाल रहा है उसमें भी सरकार कॉन्ट्रीब्यूट करेगी 12%। ये बेसिकली सेमी स्किल्ड जॉब्स हो गई, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए है। तो इस तरह से भी लोग एनकरेज होंगे, पीएफ का पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, पेंशन स्कीम का पैसा सरकार दे रही है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। थर्ड है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये एक अभियान था और ये अभियान कितने दिन का था, 125 डेज का था। कि भाई कोविड के टाइम पर बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ, जो लोग रूरल एरिया से माइग्रेट हो गए अर्बन एरियाज में काम कर रहे थे, रूरल एरिया से गांव से जो लोग आए हुए अर्बन एरियाज में काम कर रहे थे, और कोविड के टाइम पर उन लोगों की जॉब्स चले गई। उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं, श्रमिक बोलते हैं, बेचारे लेबर वगैरह जो अर्बन एरियाज में काम कर रहे थे, उनकी नौकरियां चले गई। इनके लिए सरकार ये योजना, ये अभियान लेकर आई। 20 जून 2020 को ये योजना अभियान हमारा आया। यहां पर सरकार ने ये जो माइग्रेंट्स थे बेचारे, जो अर्बन एरियाज में काम कर रहे थे, जिनकी कोविड-19 में जॉब्स चले गई, इन लोगों को सरकार ने 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा था। कम से कम 6,70,000 माइग्रेंट्स को सरकार ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी थी, 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया था। बेसिकली 6 स्टेट्स की बात है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एंड झारखंड। इन 6 स्टेट्स की 116 डिस्ट्रिक्ट्स को इस अभियान ने कवर करा था। तो इस अभियान के अंदर इन लोगों को, ये जो माइग्रेंट्स थे, इन्हें 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी थी। फिर आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दिस योजना वाज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स बाय इनेबलिंग देम टू गेन एक्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कुछ नहीं है, गांवों के अंदर, शहरों के अंदर जो लोग बहुत ज्यादा पॉवर्टी के अंदर हैं, गरीबी के अंदर हैं, उन लोगों के लिए सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है, उन्हें लोन वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि वो खुद का कोई एंटरप्राइज सेटअप कर सकें, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करती है ताकि उन्हें कोई छोटी मोटी जॉब मिल सके फैक्ट्री वगैरह के अंदर। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। देखो ये स्कीम भी कौन लेकर आए थे, हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। कब की बात है, अप्रैल 8, 2015 की बात है। यहां पर अगर कोई पर्सन कोई नॉन फार्म एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करना चाहता है, नॉन फार्म मतलब खेती के अलावा खुद का कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज अगर एस्टैब्लिश करना चाहता है, नॉन कॉर्पोरेट, कंपनी की बात नहीं हो रही, अगर कंपनी एस्टैब्लिश कर सकता है मतलब बंदा पैसे वाला है, उस बंदे की हम बात नहीं करें। अगर कोई पर्सन खुद का कोई नॉन फार्म एग्रीकल्चर के अलावा कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करना चाहता है, हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, तो उस पर्सन को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा जाएगा। इस लोन को बोलते हैं मुद्रा लोन। क्या बोलते हैं, मुद्रा लोन। ये लोन आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी कमर्शियल बैंक से ले सकते हो, एसबीआई से ले सकते हो, एचडीएफसी वगैरह से ले सकते हो, किसी भी आरआरबी रीजनल रूरल बैंक से ले सकते हो, किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसी भी बैंक से आप ये लोन ले सकते
सकते हो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कोई पर्सन अपना कोई छोटा मोटा नॉन फार्म एंटरप्राइज स्टैब्लिश करना चाहता है, नॉन कॉर्पोरेट की मैं बात कर रही हूं, तो सरकार उसे लोन प्रोवाइड करती है 10 लाख रुपीस तक का। इस लोन को बोलते हैं मुद्रा लोन। बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हो। और लास्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दिस इज अ मेजर प्रोग्राम। कई बुक्स में लिखा हुआ होगा फ्लैगशिप प्रोग्राम। फ्लैगशिप का भी मतलब होता है मेजर। ये एक मेजर प्रोग्राम है जो कौन लेकर आई? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौन लेकर आई? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौन ने इंप्लीमेंट करा इस प्रोग्राम को? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करा। मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमारी कंट्री का यूथ है उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। हमारी कंट्री का जो यूथ है उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, उसके अंदर स्किल्स डेवलप करी जाए, ताकि आगे चल के उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। स्किल्स होंगी तो अच्छी जॉब मिलेगी, वो एक बेटर लाइवलीहुड सिक्योर कर सके। समझ में आया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसका प्रोग्राम है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है। किसने इंप्लीमेंट करा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इंप्लीमेंट करा। मकसद क्या है कि हमारी कंट्री के यूथ को रिलेवेंट स्किल्स दिए जाएं ताकि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोग्रेस कर सकें, ताकि आगे चल के स्किल्स होंगी तो उसकी अच्छी जॉब लगेगी, वो एक बेटर फ्यूचर, बेटर लाइवलीहुड सिक्योर कर सकता है। समझ में आया? ये छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं। मेक इन इंडिया हमारी सरकार लेकर आई। कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 25, 2014 को लॉन्च हुआ। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, हमारी कंट्री एपी सेंटर बन जाए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। क्या है ये प्रोग्राम? 25 सितंबर 2014 के लॉन्च हुआ कि हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एपी सेंटर बन जाए, यानी कि सेंटर बन जाए, मेन फोकस बन जाए। और सरकार लेकर आई जैसे स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स लेकर आई,